तो हेलो, इसका डी शायद होना चाहिए, लेकिन सी दिया हुआ है। एक सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट फेवर इलेक्ट्रोवैलेंसी? नालायक, ये तो अरविंद कर रहा है काम, राइट? नहीं अरविंद। सर, आज लैपटॉप से नहीं कर रहे हैं क्लास, इसलिए नहीं कर पाएंगे ज्योत्सना एनिमेशन। ज्योत्सना कर रही है, ज्योत्सना। एक्चुअल में फोन में ऑप्शन होता है करने का। नहीं सर, लैपटॉप में आता है सर। फोन में तो देख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहा है। फोन में साइड में देखना, एक साइन बना रहता है पेन का, अब नहीं दिखेगा बट बना हुआ रहता है पेन का साइन। चलो, 122 में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट फेवर इलेक्ट्रोवैलेंसी? तो लो चार्ज ऑन आयन सही ऑप्शन है, क्योंकि डू नॉट फेवर पूछा है, तो लो चार्ज ऑन आयन इलेक्ट्रोवैलेंसी को फेवर नहीं करेगा। हाई चार्ज वाला पार्ट इलेक्ट्रोवैलेंसी को फेवर करेगा, तो उस केस में ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। हाई चार्ज ऑन आयंस, मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन डेफिनेटली गलत होना था। डू नॉट फेवर बोला है तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लार्ज कटायन एंड स्मॉल अनायन, अगर लार्ज कटायन होगा तब उस केस में जो लैटिस एनर्जी वाला पार्ट है, जस्ट उल्टा फैक्टर दे रखा है यहाँ पे, लैटिस एनर्जी वाला पार्ट सी ऑप्शन में फेवरेबल नहीं रहेगा, जबकि डी ऑप्शन में स्मॉल कटायन होगा और लार्ज अनायन वाला पार्ट होगा। तो उस केस में इलेक्ट्रोवैलेंसी वाले पार्ट में लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा आएगा, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी फेवर्ड होगा। ऑप्शन ए एंड डी होना चाहिए। क्या दे दिया इसमें आंसर? तो हेलो, सी दिया हुआ है। सी। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आगे बोलो, और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? तो 119। 119, 119 में इसको तो अभी के लिए छोड़ स्टेटमेंट सी का सकते हैं। क्या मतलब है? अभी के लिए छोड़ सकते हैं, मैंने पहले ही बोला। ऐसे हाइड्रेटेड आयन का मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे मान लो, चलो ध्यान दो। जैसे मान लो ऐसा दे रखा है केस कुछ कि मान लो ऐसा दे रखा कि लास्ट क्लास में जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, एचएफ वाला पार्ट जो है वो आराम से एचएफ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम पे एफ माइनस वाला पार्ट, और यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस हो रहा था। तो अगर हम लोग इस तरह के कंसिडरेशन को मान लो एक आयन के फॉर्मेट में डाल दे, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर H2O मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे हम लोग, तो H2O मॉलिक्यूल में H के साथ OH होता है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस होगा, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस होगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज का इंट्रैक्शन किसके साथ होना चाहिए, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज के साथ? अंडरस्टूड। माइनस चार्ज के साथ। इसका मतलब इसके सामने H2O का डेल्टा माइनस इंट्रैक्शन करेगा। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है लास्ट क्लास में ही बताया था, आयनिक इंट्रैक्शन जो होता है नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, मतलब बहुत सारे इंट्रैक्शन एक ही बार में हो सकते हैं। तो अगर मल्टीपल इंट्रैक्शंस एक ही बार में हो सकते हैं, तो उस केस में आराम से हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज या कोई भी एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसके अलोंग बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स गैदर हो सकते हैं। ये एक आयन का वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर इंट्रैक्शन होता है, तो इस चीज़ को हम लोग हाइड्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। ये टर्म यूज़ किया जाता है, हाइड्रेशन इफेक्ट। अगर वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट होता है, कोई भी जनरल, जैसे मान लो अमोनिया ले लेते हैं, तो या कोई सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, कोई दूसरा बेसिक आइडिया शायद दिए थे इसका क्लास 9 में। थोड़ा बहुत दिए थे आइडिया, बोले थे कि मिसेलस जो फॉर्मेशन होता है, जो सॉलिबिलिटी वाले पार्ट में डिस्कस किए थे, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो यस सर। अगर वाटर की जगह कोई भी दूसरा सॉल्वेंट हुआ, मान लो जैसे अल्कोहल रह गया, तो जैसे मान लो अल्कोहल में हम लोग 10th क्लास में एक अल्कोहल पढ़ते हैं, इथेनॉल। तो अगर इथेनॉल होगा तब उस केस में हम लोग इथेनॉल वाले पार्ट से रिलेटेड सॉल्वेशन वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। तो जैसा भी सॉल्वेंट होगा उसके हिसाब से इस आयन का सॉल्वेशन हो सकता है। तो इस पूरे अगर सॉल्वेशन को हम लोग वाटर के साथ कराएंगे तो उसको हम लोग हाइड्रेशन इफेक्ट बोलेंगे। और ये जो आयन के साथ इंट्रैक्शन है, इस इंट्रैक्शन के बाद ये सारे H2 मॉलिक्यूल इसी के साथ रहना चाहेंगे। तो अगर इसी के साथ रहना चाहेंगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जैसे 10th क्लास में हम लोग ये टर्म सुनते हैं मिसेलस फॉर्मेशन, मिसल फॉर्मेशन, जो हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट में डिस्कस करते हैं, तो एग्जैक्टली उसी टाइप का यहाँ पे एक सर एस स्फेरिकल। नहीं होता है उसमें। एस नहीं होता? ओके, नहीं सर। ऐसा होता है। यस सर। हाँ ठीक है। तो इस केस में ये जो आयंस वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा, या फिर ये पूरे हाइड्रेटेड आयन का जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस चीज़ को हम लोग हाइड्रेटेड आयन बोल सकते हैं। और बेसिकली ये जो पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ ये H2 के मॉलिक्यूल एक स्फीयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर दिए। तो जब भी कभी हम लोग एक सॉल्वेंट वाले पार्ट को
यूज कर रहे हैं एक कटायन के अलोंग, तो उसके सॉल्वेशन की वजह से सॉल्वेंट और के वो बहुत सारे OH ही होगा, क्या वो नीचे वाला OH ही होगा। H2H2, ठीक है। जब भी हम लोग एक कटायन के आजू बाजू सारे के सारे सॉल्वेंट को एक्यूमुलेट कर देंगे तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज का जो साइज होना चाहिए उससे जो साइज वाला पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंस में आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग टोटल एक स्पीसीज वाले पार्ट का साइज बड़ा ले सकते हैं। इस चीज को एक्वस रेडियस भी बोला जाता है। तो जब हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट पढ़ेंगे तो सॉल्वेशन इफेक्ट में सॉल्वेशन क्या होता है, दूसरा सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है, सेम चीज है, बस वाटर के केस में हाइड्रेशन बोला जाता है, हाइड्रेशन इफेक्ट, हाइड्रेशन एनर्जी। और इस पूरे पार्ट को जब एक आयन के अलोंग सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट कर जाएंगे तो इस चीज को हम लोग इन जनरल हाइड्रेटेड आयन बोल सकते हैं, सबसे पहला चीज। और उसके अलावा वहां पे हम लोग टर्म एक्वस रेडियस आराम से यूज करते हुए चल सकते हैं। तो जैसे सवाल में क्या दिया एक बार देख लेते हैं। सवाल में ऐसा मेंशन कर रखा है द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियाई, मतलब एक्वस रेडियस की बात कर रहा है। तो वहाँ पे भी एक्चुअल में फैक्टर चार्ज और साइज दोनों का होता है, बट चार्ज साइज के अलावा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इस चीज को हम लोग आयनिक पोटेंशियल बोला करते हैं, मतलब चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी या आयनिक पोटेंशियल वर्ड यूज क्या करते हैं उसके ऊपर ये फैक्टर डिपेंड करता है। तो इस चीज को अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, इस इक्वेशन को छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट ये जो AgI इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन AgF, जब सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे तभी वहां पे हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट का भी डिस्कशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 119 वाले पार्ट को अभी के लिए छोड़ देना, इसको अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे। और कोई डाउट? सर 125। 125, चलो एक सेकंड रुक जाओ। वन 125 वाले पार्ट में, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों भाई? हाँ 125, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इस सवाल का 125 का, सर 125 का डी नहीं दिया हुआ है आंसर में, डी नहीं दिया हुआ है। CU has higher covalent character than NaI, CU has higher covalent, नहीं होना चाहिए, CU has higher covalent character than NaI आराम से बोल सकते हैं। एक तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी है तो बोला जा सकता है, लेकिन इसमें भी ये पहला पार्ट अभी के लिए छोड़ सकते हैं। पहला पार्ट वाला पार्ट एप्लीकेशन है वैसे तुम्हारे फजांस रूल वाले पार्ट का, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम लोग कलर्स ऑफ कंपाउंड डिस्कस करेंगे एक छोटे से टॉपिक्स में, तो कलर्स ऑफ कंपाउंड में हम लोग इस पार्टिकुलर पॉइंट के एप्लीकेशन को डिस्कस किया करेंगे। बाकी थर्मल स्टेबिलिटी भी लास्ट क्लास में एक पॉइंट लिखवाया तो था, बट थर्मल स्टेबिलिटी का भी डिस्कशन यहाँ नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को भी अभी के लिए छोड़ सकते हैं। और कोई डाउट? सर 150। 150, यस सर। क्वेश्चन नंबर 150 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पढ़ा है एनसीईआरटी से, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले पार्ट दे रखे हैं? यस सर। पक्का? क्या होता है लंदन फोर्सेस, क्या होते हैं? सर मतलब अगर कोई नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है तो उसका अगर चार्ज डेंसिटी किसी तरह डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, और उससे वो अपने नेबरिंग एटम पे एक इंड्यूस्ड डाइपोल का फॉर्मेशन कराता है, एक डाइपोल का इंडक्शन करा देता है। ऑलमोस्ट इस टाइप का चीज है। जैसे मान लो कि दो हम लोग स्फेरिकल टाइप का शेप लेते हैं, कोई मॉलिक्यूल है दो, उसको लेते हैं। तो अगर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आएंगे तो उसके वजह से दोनों में रिपल्शन होगा, मतलब दोनों के आपस के बीच में रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन को कम करने के लिए दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। तो जब मान लेते हैं कि केवल पहले वाले पार्ट का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे से दूर जाना चाहा, तो उसके वजह से ऐसा हो सकता है कि पहले वाले का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अगर दूर जाने की टेंडेंसी में रहा तो ऑलमोस्ट इस टाइप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। मतलब रिपल्शन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग जो फाजांस रूल डिस्कस कर रहे थे, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होने की जगह दूर चला गया। तो उससे होगा क्या, जैसे मान लो दूसरे वाले स्फीयर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट पहले वाले स्फीयर पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ से शिफ्ट होकर दूसरे तरफ चला गया। तो बेसिकली एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट थोड़ा घट गया तो वहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल में एक डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। तो ऐसा लिख सकते हैं जैसे लंदन फोर्सेस है, तो इस चीज को हम लोग इंड्यूस डाइपोल भी बोल सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे एक डाइपोल जो है वो इंड्यूस हुआ। अब इससे क्या होगा कि एक डाइपोल जैसे ही इंड्यूस हुआ तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज अब सामने वाले को रिपल्शन की जगह पे अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगर सामने वाले को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब वापस से पहले वाले का तो जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वैसे वैसे का वैसे ही रह गया, बट दूसरे को जब अट्रैक्ट करेगा तो दूसरे का हायर इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला साइड लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ डेल्टा माइनस, सामने वाले पार्ट में डेल्टा प्लस, और पहले से तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आई। तो इस केस में एक इंड्यूस डाइपोल दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में डाइपोल को इंड्यूस करा दे रहा है। तो इस चीज को हम लोग ओवरऑल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन बोल सकते हैं। और इसी चीज को हम लोग लंदन फोर्स भी कंसिडर करते हुए काम करता है। तो एक डाइपोल टाइप का मतलब डाइपोल जो बन रहा है फिर खत्म भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो डाइपोल इंड्यूस हुआ फिर खत्म हो गया, डाइपोल इंड्यूस हुआ फिर खत्म हो गया, मतलब टेम्पररी टाइप का इंट्रैक्शन है, ऐसा मेंशन करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो पहले वाले केस में दे रखा है बेंजीन वाले केस में लंदन डिस्पर्सन फोर्स, एग्जैक्टली वही चीज है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड वाले पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। एक सेकंड जाओ। इसमें जैसे ऐसा मेंशन कर रखा है बेंजीन वाले पार्ट में लंदन डिस्पर्शन फोर्स होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है बट ठीक है। और ऐसा मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट टेकन एज डाइपोल इंट्रैक्शन, उसको हम लोग अलग से कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम बता देते हैं क्या होता है, और ये वर्ड ऑर्थो ध्यान रखना। अगर कोई भी ऑक्सी एसिड होगा या कोई भी ऑक्सो एसिड सेम चीज होता है, दोनों एक ही नाम है। अगर कोई भी ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड होगा तो अगर उसमें 3 या 3 से ज्यादा OH ग्रुप होंगे, मतलब नंबर ऑफ OH ग्रुप वाले पार्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया तो हम लोग यहाँ पे ऑर्थो वर्ड आराम से लगा सकते हैं। जैसे मान लो H3PO4, बचपन से क्या नाम सुनते आ रहे हैं H3PO4 का? फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें कितना ये होता है, बेसिसिटी होता है फॉस्फोरिक एसिड का? 2 शायद। 2 पक्का? 3 होता है, 3H प्लस 2 हो सकता है। स्ट्रक्चर बना के काम करना है, P डबल बॉन्ड O और उसके अलावा 3 OH ग्रुप। तो इस केस में P डबल बॉन्ड O के साथ 3 OH ग्रुप, अगर 3 OH ग्रुप है तो इस केस में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड में नाम आराम से ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी लगा सकते हो। कॉमन नेम है फॉस्फोरिक एसिड, बट इस चीज में हम लोग ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड वर्ड आराम से यूज करके चल सकते हैं। तो अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोला, ऑर्थोबोरिक एसिड बोला, तो बोरिक एसिड को हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड बोल सकते हैं क्योंकि 3 OH ग्रुप होता है वहाँ पे। तो उसके इसमें वही चीज मेंशन किया है इस क्वेश्चन में, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो उसमें लंदन डिस्पर्सन फोर्स होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट मेंशन कर रखा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो सकता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस बोलना मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्टिंग अमंगस्ट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है बट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बस पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है ना? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, हाँ नॉन पोलर। तो इसलिए थोड़ा इसमें गलत दे रखा है, मेरे हिसाब से तो गड़बड़ दे रखा है। HCl वाले पार्ट में लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस दे रखा, और डाइपोल इंट्रैक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर के चले तो HCl वाला पार्ट, HCl एक डाइपोल है तो सामने वाले HCl के साथ इंट्रैक्शन कर सकता है। ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इंट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, लेकिन डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, ऐसा मेंशन करके चल रहे हैं। और लास्ट वाले केस में मेंशन किया है आयोडीन। लंदन फोर्सेस किसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लंदन फोर्सेस तो नहीं होना चाहिए। लंदन फोर्सेस जहां तक हमको ध्यान है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है, मतलब हमको एग्जैक्टली तो ध्यान है कि मॉलिक्यूल में अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है तभी उस तरह का इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। एक बार हम देख लेते हैं, हो सकता है कुछ मिस कर रहे हो। हाँ, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस होना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ABCDE एग्जिस्ट अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक H2O2 ना, नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात से नहीं होना चाहिए। हमको भी यही ध्यान है, बट इसमें मेंशन भी कर रखा है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वाला जो पार्ट है वो तेरा वो लंदन फोर्सेस वाला पार्ट है, डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस। तो इसमें नहीं होना चाहिए, तीनों ही आंसर गलत है मेरे हिसाब से।
मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यार अभी कैसा सवाल दे रखा है। लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो पार्ट है वो तो एग्जिस्ट करेगा, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। और लास्ट ऑप्शन में आयोडीन मोनोक्लोराइड, उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगा। आयोडीन मोनोक्लोराइड मतलब आईसीएल दे रखा है। अगर आईसीएल है तो आईसीएल वाला पार्ट पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस जाएगा, आयोडीन के ऊपर डेल्टा प्लस जाएगा, तो सामने वाले पार्ट के आयोडीन और क्लोरीन के साथ एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है यहाँ पे, लंदन फोर्सेस जैसा कोई चीज नहीं होगा। तो इसका मतलब है मेरे हिसाब से इसमें आंसर क्या दे दिया वैसे? पहला आंसर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। नॉट करेक्टली मैच्ड बोला, नॉट करेक्टली में बी सी और डी तीनों होना चाहिए आंसर, लेकिन सिंगल करेक्ट है। नहीं सिंगल करेक्ट तो ये नहीं हो सकता है। क्या इसमें आंसर दिया है? कौन सा? डी सर दिया हुआ है। डी दिया है, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। ओके ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर सकते हैं। जैसे हमको लगता है जैसे लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस है उस सब में वो है सेम लिखा हुआ है। अगर यहाँ से बी ऑप्शन और सी ऑप्शन से लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस हटा दें तो सही ऑप्शन हो सकता है कि ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट हो रखा हो। करेक्शन अभी तक हुआ नहीं इसमें। डी ऑप्शन तो आंसर होगा ही होगा, पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, लेकिन सिंगल करेक्ट है, और सिंगल करेक्ट के हिसाब से बी सी डी तीनों आंसर होना चाहिए। आंसर में करेक्शन करा देंगे इसमें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और कोई डाउट? ऊपर भी कहीं किया था ना करेक्शन? 158। एक सेकंड, 161। ओके 158, फिर उसके बाद 161 में चलते हैं। 158 वाले पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड हैव सिग्निफिकेंट एक सेकंड विल हैव सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए यार मेरे हिसाब से। किसको डाउट है इसमें 158 में? पूछा है सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं इंटरमॉलिक्यूलर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन क्या बताया था बताओ? मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है ऐसा कुछ बताया था कंडीशन लास्ट क्लास में या उससे पहले क्लास में? एक कंडीशन मेंशन किया था ना कि एक्स वाले पार्ट के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, और एक्स इन जनरल फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है, और कहीं कहीं पे सल्फर भी रहता है, और सामने वाले पार्ट के एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो अगर मान लो कि हम लोग ऐसा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो CH4 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कोई चांसेस नहीं हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्बन के ऊपर लोन पेयर भी नहीं है और कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो किसी काम का नहीं है बेसिकली, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकता। बाकी HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, CH3OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, N2O4 के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। एक और स्ट्रक्चर हमको यहाँ दिखाई दे रहा है CH3COCH3। बोलना क्या चाहे सवाल में? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा इसमें कुछ मॉलिक्यूल मिसिंग है, शायद से कुछ छूट गया है। HF तो है, CH3OH है, CH4 वाला पार्ट है। सी होगा ऑप्शन सर, उसमें बीच में कॉमा छूट गया है। हाँ हो सकता है, वहाँ पे कुछ देख लेते हैं। N2O4 ऑप्शन में है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ रखा है, यहाँ पे कुछ शायद से कुछ गड़बड़ी होगा। ठीक है, इसका भी करेक्शन एक बार देख लेंगे। तो इस केस में जैसे HF तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, CH3OH वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और इंटरमॉलिक्यूलर भी कर सकता है। N2O4 में खुद के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हो सकता है कि N2O4 किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, बट खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। CH4 तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो पहले ऑप्शन में HF N2O4 NH3 में N2O4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, दूसरे ऑप्शन में CH4 नहीं करेगा, थर्ड ऑप्शन में HF CH3OH और यहाँ NH3 कॉमन होना चाहिए था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। सी ऑप्शन ठीक ठीक आंसर दिख रहा। और लास्ट ऑप्शन में CH3CO तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे भी कुछ एरर होगा शायद से। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को भी हम चेक करके देख लेंगे क्या इसमें प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, बाकी आंसर वाला पार्ट सी आंसर होगा ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। चलो और कोई डाउट? 158 के बाद 159 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब डी भी शायद होना चाहिए आंसर, डी नहीं दिया हुआ है।
आंसर इसका डी ऑप्शन तो होना चाहिए। पहले वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, दूसरे वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। दूसरा वाला केस बताया था तुम लोगों को, ये क्लास 12 में पढ़ना है हम लोगों को। एसीटोन वाला जो पार्ट होता है उसके साथ हम लोग आराम से क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत काम का एग्जाम्पल हम लोग के लिए अभी नहीं रह सकता, अपने कंडीशन पे भी फुलफिल्ड नहीं होता कि उसमें फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लेकिन बोला था ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 4 एलिमेंट ही हो। कुछ कुछ और केसेस हैं जिसमें से एक ये केस है अपने इंट्रैक्शन वाले पार्ट में। अगर हम लोग कंपाउंड वाले पार्ट में CH-Cl3 लेके चले तो यहाँ का हाइड्रोजन सफिशिएंटली एसिडिक नेचर का निकल के आने लगता है और बहुत ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होता। तो इस केस में ये इतना पॉजिटिव चार्ज रखता है कि सामने वाले किसी एटम के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से कर सकता है। तो ये एक आंसर आराम से होना चाहिए। उसके अलावा हम लोगों के पास थर्ड ऑप्शन आराम से आंसर हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए CH3OCH3। अगर इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करके चले तो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ से आराम से हम लोग OCH3CH3 आराम से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा सकते हैं। डी ऑप्शन भी आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन इसमें B, C एंड D तीनों के तीनों होना चाहिए। इसका आंसर क्या दिया है? बस बी दिया हुआ शायद, बस बी दिया हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। नहीं, आंसर करेक्शन में भी होगा। एक्चुअल में हमको समझ में आ रहा है सी दिया हुआ है। सी आंसर तो A B भी आंसर होगा, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, इसमें आंसर करेक्शन क्यों नहीं हुआ हम तुमको बता देते हैं। लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है ये केमिकल बॉन्डिंग का? 24 तक लेक्चर हम कभी ले नहीं पाए एक्चुअल में, कभी भी अपने कोचिंग में। तो लास्ट में हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बिना डिस्कशन कराए हुए टॉपिक कंप्लीट करना पड़ता है क्योंकि स्कूल के हिसाब से सिलेबस कंडक्ट कराना होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ना कोई होमवर्क करता है, ना कोई हमसे आज तक डाउट पूछने आया। तो बुकलेट में कोई डाउट नहीं पूछना है तो करेक्शन का तो बिल्कुल चांस ही नहीं रहा, हम भी देख नहीं पाए इतना आए का। ठीक है, हम करेक्शन सारा का सारा करा देंगे। और कोई आगे डाउट? सर 161 वाले पार्ट में इसका बी ऑप्शन ही नहीं समझ में आया। कौन सा ऑप्शन? बी। चलो बी ऑप्शन हम समझा देते हैं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये चीज हम लोग ज्योमेट्रिक ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में डिस्कस करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ में भी डिस्कस करेंगे, वहां पे चीज समझ में आएगा। देख लेते हैं पहले ऑप्शन में किसी को डाउट है? नो सर, तो इसका सी ऑप्शन में डाउट है सर। चलो ठीक है, आते हैं सी ऑप्शन पे। पहले बी ऑप्शन वाले पार्ट को देख लेते हैं। अब मैलिक एसिड फ्यूमरिक एसिड क्या होता है इसका नाम थोड़ा ध्यान रखना। इस स्ट्रक्चर को मैलिक एसिड बोला जाता है और इस स्ट्रक्चर को जैसे तुम लोग सिस और ट्रांस वर्ड कभी मेंशन किया था? यस सर। यस सर। राइट वाला ट्रांस है, लेफ्ट वाला सिस है। हाँ, जब सिमिलर टाइप के ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो ट्रांस होगा और मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे तो सिस होगा। ठीक है, जैसे इन जनरल एक कंफ्यूजन रहता है बेसिकली कि सर इसमें सिस कौन सा होगा, ट्रांस कौन सा होगा। तो हम उसका एक तरीका बनाए थे, हमको बहुत अपने टाइम पे कंफ्यूजन होता था कि मैलिक एसिड कौन सा है, फ्यूमरिक एसिड कौन सा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है जो पोलर है वो सिस। अब फिर वो भी वैसा ही टाइप का कंफ्यूजन है कि पोलर कौन सा है। तो पोलर वाले पार्ट में हम लोग, अरे पोलर तो सिस है, उसमें दिक्कत नहीं है। मैलिक एसिड कौन सा है, फ्यूमरिक एसिड। अच्छा, इसमें मैलिक एसिड कौन सा है, फ्यूमरिक एसिड कौन सा है, पोलैरिटी से कैसे रिलेट करेंगे बताओ? अगर पता ही चलेगा कि सिस वाला पार्ट मैलिक एसिड है तो फिर दिक्कत ही क्या था जिंदगी में। चलो ध्यान दो, हमको नहीं मालूम, हम अपना तरीका बता रहे हैं। तुमको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जज कर लेते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसको थोड़ा रोटेट करो, थोड़ा सा रोटेट करो ताकि वर्टिकल हो जाए। तो यहाँ CO जाएगा और यहाँ COH आएगा। तो अगर हम लोग F लिखते हैं तो इसी टाइप का लिखते हैं, तो उससे ये पार्ट फ्यूमरिक एसिड हो गया। तो दूसरे के लिए ऑप्शन क्या बचा? तो इस केस में मैलिक एसिड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस जो स्ट्रक्चर देखेगा उसको देख के हम जज कर पाते हैं, अच्छा ठीक है यहाँ से F का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो ये मेरा फ्यूमरिक एसिड वाला पार्ट हो गया। बाकी तुमको जैसे याद रखना है रखो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। हमको दिक्कत होता था, हम अपना तरीका निकाल लिया था अपने टाइम पे। तुमको अगर ये तरीका फॉलो करना कर लो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इसके आगे वाले पार्ट पे जानते हैं।
जैसे नॉर्मली जब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते वक्त हम लोग नॉर्मली एक काम किया करते हैं कि पहले यहाँ से एक H+ हटा देते हैं। मतलब जैसे मान लो HCl है, तो अगर यहाँ से H+ हटाएंगे तो क्या बचेगा, तो Cl- बच जाएगा। तो जब हम लोग COOH से H+ हटाएंगे तो COO- बनेगा। तो इस केस में यहाँ पे माइनस चार्ज बना, तो दूसरे भी स्ट्रक्चर में कहीं से H+ को हटा के माइनस चार्ज बना सकते हैं। इसमें होता क्या है नॉर्मली कि जो सिस स्ट्रक्चर है, उस सिस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, एक सेकंड रुक जाओ, जो सिस स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसमें अगर हम लोग ढंग से कंसिडर करके चले तो दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। जबकि जो ट्रांस स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं हो पाती है, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में यहाँ पे पाई बॉन्ड वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ट्रांस स्ट्रक्चर लेके चले, फ्यूमरिक एसिड वाला पार्ट, तो इस केस में ट्रांस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में अगर हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना भी देते हैं तो बीच में पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा और ग्रुप्स भी स्पेस में बहुत दूर दूर रहते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट नहीं हो सकता। और लास्ट क्लास में बताया था कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हम लोग का स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, पहला वाला स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा। तो मैलिक एसिड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से जब H+ हटाते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन बोला जाता है, ये वर्ड यूज किया जाता है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ हटाएंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन। तो अगर मैलिक एसिड से H+ हटाएंगे तब उस केस में हम लोग मैलिएट आयन वर्ड आराम से यूज करते हुए काम कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर फ्यूमरिक एसिड से H+ हटाएंगे तो फ्यूमरेट आयन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैलिएट आयन और फ्यूमरेट आयन वाले पार्ट में अगर हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो मैलिएट आयन का आयन, मतलब जो मैलिएट आयन वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फ्यूमरेट आयन। और एसिडिक स्ट्रेंथ जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, इन जनरल भी डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करने का यही एक तरीका होता है, जो भी H+ है उसको हटाओ और उसको हटाने के बाद जो हम लोगों का कंजुगेट बेस बना, मतलब जो हम लोगों का स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। जिस एसिड का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल आएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैलिक एसिड का जो मैलिएट आयन बना ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब मैलिक एसिड वाला पार्ट ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मैलिएट आयन वाला पार्ट का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है पहले डिसोसिएशन में, केवल फर्स्ट डिसोसिएशन में, क्योंकि सवाल में उधर फर्स्ट डिसोसिएशन दिया इसलिए हम केवल पहला डिसोसिएशन डिस्कस कर ले रहे हैं, अदरवाइज सेकंड डिसोसिएशन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो मैलिएट आयन का जो फर्स्ट डिसोसिएशन है वो पार्ट ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर दे रहा है एज कम्पेयर टू, सॉरी, मैलिक एसिड का जो फर्स्ट डिसोसिएशन है वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर दे रहा है एज कम्पेयर टू फ्यूमरिक एसिड। तो इसीलिए हम लोग मैलिएट आयन के हायर स्टेबिलिटी की वजह से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ मैलिक एसिड वाले पार्ट में कंसिडर करते हुए काम करेंगे। उसके हिसाब से हम लोग का पहले वाले पार्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ मालूम है तो उस केस में हम लोग वहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते हैं। जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट वर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा, अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बट अभी के लिए ऐसा समझ लो, जो एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ही हाई होता चला जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर हम लोग पहले डिसोसिएशन की बात करें तो उससे एसोसिएटेड फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। पहले डिसोसिएशन में मैलिक एसिड वाला पार्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो मैलिक एसिड वाले पार्ट का पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट हाइयर होगा एज कम्पेयर टू फ्यूमरिक एसिड। ये हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल मतलब थोड़ा अभी के लायक अच्छा सवाल नहीं है, इसके लिए थोड़ा आगे का वेट करना पड़ेगा, आगे जाके बहुत ही नॉर्मल यूजुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन। और बोला भी था तुम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन अभी से लेके आगे तक चलता जाएगा, उसमें बहुत सारे पी ब्लॉक के भी कंसेप्ट है, बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट है, टाइम के साथ उस चीज को सीख पाएंगे, बट हम डिस्कस कर ले रहे उस चीज को। 80 ऑप्शन में बोला है ओ बॉन्ड लेंथ, तो O2 माइनस ही रहेगा। दोनों में O2 माइनस रहेगा क्या? यस सर। दिख तो O2 माइनस ही रहा है यार। तो सेम रहना चाहिए बॉन्ड लेंथ। सर हमको लग रहा है ना पे AsF6 होना चाहिए था। अगर AsF6 हो जाएगा तो उसमें फिर
AsF6 अगर होगा तो AsF6 वाले O2 पार्ट में प्लस तो बनेगा। नहीं O2 प्लस, तो Yes, sir. दोनों में O2 AsF6 अगर लेके चलेंगे तो इस केस में 2 माइनस हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 माइनस हो जाएगा। अगर 1 माइनस हो जाएगा तो सामने वाले पार्ट में फिर O2 प्लस। अच्छा हाँ ठीक है, तो इसके हिसाब से चलो हम आंसर पहले चेक कर लेते हैं, उसके हिसाब से बात करेंगे। अगर O2 वाले पार्ट को कंसिडर करें तो O2 माइनस होगा। O2 माइनस वाले पार्ट में बॉन्ड लेंथ O2 में बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 2 के बराबर है, तो अगर एंटी बॉन्डिंग बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 के बराबर हो जाना चाहिए। और KO2 वाला पार्ट लेके चल रहे तो O2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर 2.5 शॉर्टर देन। आंसर गलत हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन सी आंसर नहीं होना चाहिए। फिर आंसर क्या दिया इसका वैसे? सारा। C दिया सारा। हुआ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? O2 बॉन्ड लेंथ इन O2 AsF4, अगर O2 AsF4 लेके चलते हैं तो O2 प्लस हो जाएगा, सॉरी AsF4 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ वाले पार्ट में O2 माइनस हो जाएगा और KO2 वाले पार्ट में तो O2 माइनस रहेगा ही रहेगा, तो इसमें तो बराबर आंसर होना चाहिए। ये तो आंसर नहीं हो सकता, लार्जर स्मॉलर नहीं हो सकता। अगर AsF6 लेके चलते हैं तो AsF6 वाले पार्ट में एक माइनस चार्ज निकल के आना चाहिए और एक माइनस चार्ज होगा तो O2 प्लस हो जाएगा। अगर O2 लेकर के चलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 2 के बराबर होना चाहिए। अगर प्लस लेके चलेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 के बराबर होगा। और O2 माइनस अगर लेके चलेंगे तब भी उस केस में नहीं, तब इस केस में बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 1.5 के बराबर आएगा। तो O2 माइनस का जो हम लोगों का बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू O2 प्लस। सवाल में दे रखा है इज शॉर्टर देन, तो ये आंसर तो वैसे भी गलत हो रहा है। यस सर। ये आंसर एनी हाउ नहीं होना चाहिए, उसमें मेरे हिसाब से आंसर नहीं होगा। ठीक है, AsF6 भी लेके चलेंगे तो ये ऑप्शन के हिसाब से सही फिट नहीं हो रहा, ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। ठीक है चलो। तो बी ऑप्शन में ना मोर के बाद एसिडिक या फिर कुछ भी होना चाहिए यहाँ। नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है उधर, ढंग से पढ़ो। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बोला है, फिर वहां K1 K2 बोल दिया। अच्छा ये और K2 बोला है यार, इस सवाल को छोड़ दो। K2 वाले पार्ट में उल्टा ऑर्डर होता है, जैसे K1 मेंशन किया, K1 ऑफ मैलिक एसिड हाइयर देन K1 ऑफ फ्यूमरिक एसिड। चलो उसको भी एक्सप्लेन कर ही देता है, उसको भी कहीं छोड़े। मान लो जैसे पहला तो H प्लस हटाए तो ऐसा बना, ठीक है, और जब पहला H प्लस हटाए तो K1 बोल सकते हैं, तो जब दूसरा H प्लस हटाएंगे तो K2 बोलेंगे। मान लो मैलिक एसिड वाले पार्ट में दोनों H प्लस हटा देते हैं तो यहाँ CO माइनस बना, दूसरे में भी CO माइनस बना, और फ्यूमरिक एसिड में भी दोनों H प्लस हटा देते हैं तो दोनों जगह CO माइनस बना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है क्या, सोच के देखो। सर हाइड्रोजन ही हट गया तो कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब नहीं हो सकता। इनफैक्ट दो निगेटिव चार्जेस हैं, निगेटिव चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है तो तुम लोगों को ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ बताया था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन कौन सा होता है? आयनिक। आयनिक के बाद कोवेलेंट और मेटालिक होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नंबर आता है। तो अगर आयनिक इंट्रैक्शन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता तो भी हम लोग को मतलब नहीं होता। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है और आयनिक इंट्रैक्शन है, मतलब ये स्ट्रक्चर अब लेस स्टेबल हो जाएगा। मतलब रिपल्शन जितना ज्यादा होगा, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा रिपल्शन उतना कम स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम रिपल्शन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब जब हम लोग फ्यूमरिक एसिड का सेकेंड आयन बनाएंगे और मैलिक एसिड का सेकेंड आयन बनाएंगे, तब उस केस में फ्यूमरिक एसिड का जो फ्यूमरेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू मैलिएट आयन। इसका मतलब अगर हम लोग Ka2 वाले पार्ट की बात करें, K1 में तो मैलिक एसिड वाले पार्ट का मैलिएट आयन स्टेबल था, अगर हम लोग K2 की बात करें तो फ्यूमरेट आयन ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब फ्यूमरिक एसिड वाले पार्ट का एसिड एक्सचेंज ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू मैलिक एसिड। तो K1 के केस में मैलिक एसिड ग्रेटर देन फ्यूमरिक एसिड, लेकिन K2 वाले पार्ट में फ्यूमरिक एसिड ग्रेटर देन मैलिक एसिड। ये कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कशन किया जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में वापस से कंसिडर कर सकते हैं और उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, और कोई डाउट? बोरिक एसिड में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता है? कौन सा बोरिक?
बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा कंसिडरेशन ध्यान रख के चलना है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया करते हैं हम लोग। एक रिंग के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 6 5 7 4 3, मतलब जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें ये ऑर्डर नॉर्मली निकल के आता है स्टेबिलिटी का। 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग नहीं बना करता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। जैसे उसको ऐसा समझ लो, उसका एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं। मान लो अगर हम लोगों के पास एक कार्बन चेन है, ठीक है, और कार्बन चेन में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड बना के चल रहे हैं, तो खुद से सोच के बताओ कि ये एंगल कितना होना चाहिए। 160 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, तो एंगल वाला पार्ट 60 होना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? 109.5। हाँ, 109.28 मिनट्स या 109.5। तो होना चाहिए था 109, लेकिन है कितना? 60। ठीक है। अब एक बहुत भारी सवाल पूछ रहे हैं आदित्य आर्यन के ऊपर एक्सपेरिमेंट चलेगा, ठीक है। मान लो आदित्य आर्यन का मान लो हाथ ऐसा है, ठीक है, ऐसा उसका हाथ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मान लो इसको हम इसके नॉर्मल एंगल से उल्टा मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आदित्य आर्यन के साथ क्या होगा? हादसा। वो स्टेबल होगा कि रोने लग जाएगा? रोने लग जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी उसका बढ़ेगा कि अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा उसके अंदर? अगर उसके हाथ अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाथ का जो नॉर्मल एक एंगल होता है अपना, अगर उस नॉर्मल एंगल से डेविएशन हो गया, तो हम लोग के हाथ में स्ट्रेन आएगा। जैसे हाथ मोड़ते हैं तो स्ट्रेन आता है, दर्द होता है, दर्द होने से स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। तो अगर 60 डिग्री मतलब 109 होना चाहिए था, लेकिन 109 की जगह 60 डिग्री हो गया, मतलब 50 डिग्री का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस आ गया, 50 डिग्री का डेविएशन आ गया। तो जब एंगल का डेविएशन हुआ, तो उस चीज को हम लोग एंगल डेविएशन बोल सकते हैं। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, इसीलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेफरेबली डिस्कस करना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीजें स्टेबिलिटी से रिलेटेड वहां पे आराम से डिस्कशन कर सकते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स को डील करना आसान हो जाता है। तो उस एंगल डेविएशन की वजह से हम लोगों का जो मॉलिक्यूल है उसमें काफी स्ट्रेन डेवलप होता है। मतलब ये जो बॉन्ड हम लिखते हैं ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। इनफैक्ट फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर कंसिडरेशन लेके चले बॉन्ड एंगल के हिसाब से, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली sp5 के अराउंड आता है। मतलब ऑल्दो sp5 पॉसिबल नहीं हो सकता, तो sp5 का मतलब 5 p ऑर्बिटल, लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर को बॉन्ड एंगल से रिलेट करके निकालते हैं, जो फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन, अगर उसको कंसिडर करें तो sp5 के जैसा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ निकल के आएगा। तो sp5 हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट का मतलब यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो ऑलमोस्ट प्योर पी ऑर्बिटल के जैसा एग्जिस्ट करता है, इस टाइप का। वहाँ पे जो हम लोग का एंगल है वो स्ट्रेट लाइन के जैसा एग्जिस्ट नहीं करता, बॉन्ड थोड़े बेंड स्ट्रक्चर में होते हैं। इसी का बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन भी है, मतलब रेजोनेंस के जैसा ही एक पार्ट बोलते हैं हम लोग, डांसिंग रेजोनेंस। उसमें हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को भी कंपेयर करते हैं, इसी चीज़ का एप्लीकेशन है। तो बेसिकली जैसे एंगल वाला जो पार्ट है वो काफ़ी लो हो गया, तो एंगल स्ट्रेन काफ़ी हाई हो गया एंगल के डेविएशन की वजह से। इस वजह से 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग बिल्कुल ही नहीं बनता है, बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मान लो जैसे यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया मान लेते हैं, तो कितने मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा इंट्रैक्शन की वजह से? बताओ। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया 6 तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा पक्का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके इसके बीच में होगा? तो H के बीच में होगा और ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अगर यहाँ से इंट्रैक्शन कराते हैं तो कितने मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है? 4। तो सर इधर भी बगल में होगा एक ऑक्सीजन, वो भी इस हाइड्रोजन से कनेक्ट करेगा। फिर से बोलो। ये हाइड्रोजन वाला पार्ट इसके साथ कनेक्ट करेगा? नहीं सर, एक और ऑक्सीजन होगा ना सर बोरॉन ठीक है, के ठीक इधर है। लेफ्ट हाँ साइड में, हाँ। उसके साथ करेगा ये। मान लो इस वाले को बोल रहे ना, ये हाइड्रोजन वाला पार्ट, तो ऐसा लिख देते हैं हम डायग्राम में, ये हाइड्रोजन वाला पार्ट इधर चला गया, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग थोड़ा ना बने, इनफैक्ट यहाँ 2 4 मेंबर रिंग बन गया, रेदर देन एक 6 मेंबर रिंग, ऐसा टाइप का, रेदर देन एक 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे 2 4 4 मेंबर रिंग बन गया है, तो ज़्यादा स्ट्रेन हो गया है। तो ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा।
इनफैक्ट तुम लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बताए थे क्या, मतलब पता नहीं शायद बताया कि नहीं बताया है, ऐसा कुछ बताया क्या एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, ऐसा कुछ वर्ड मेंशन किए हैं कभी? हाँ सर। कभी भी मेंशन किए हैं ये 9th 10th यस में? सर। जैसे 10th क्लास में एक चीज सुना होगा इफरवेसेंस, सबसे पहले टॉपिक में भी शायद दे रखा है, या फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में दे रखा है, सब लोग सुन रखे होंगे इस चीज को। H2CO3 वाला पार्ट अपने आप को CO2 में और H2O में डिसोसिएट कर लेता है। वहां पे एक छोटा सा फैक्ट आता है, एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहता है। कुछ केसेस हैं जहां एग्जिस्ट करता है, वो भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एग्जिस्ट नहीं करता है वो भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं करने का रीजन क्या है, उधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आता है, करता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बट एक छोटे से डिफरेंस के साथ। अगर एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कोशिश में ये जो H वाला पार्ट है ये अपने आप को, क्योंकि 4 मेंबर रिंग बनना बहुत ही फिजिबल स्ट्रक्चर नहीं है, तो 4 मेंबर का स्ट्रक्चर, तो ये पार्ट यहाँ को अपने आप से ब्रेक करके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, और ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट करके इसको यहाँ से हटा देता है। मतलब इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कोशिश में हाइड्रोजन वाला पार्ट दूसरे ऑक्सीजन पे शिफ्ट करके अपने आप पूरे H2O को यहाँ से हटा के सीधा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देता है। इसको लिखने का तरीका ऐसा लिखते हैं, अगर एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है तो यहाँ से H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हटा के आराम से हम लोग प्रोडक्ट में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकते हैं, एक ये पार्ट। लेकिन अगर हम लोग किसी तरीके से यहाँ के OH वाले पार्ट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी दूसरे एलिमेंट के साथ करा दे, तो यहाँ पे H है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, उसके अलावा नीचे वाला जो OH है उस वाले पार्ट का हाइड्रोजन भी दूसरी जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दिया। जैसे शायद एक चीज देखा होगा कहीं क्वेश्चन में दे भी रखा है, क्लोरल हाइड्रेट एग्जिस्ट इन नेचर। ये क्वेश्चन में या थ्योरी में कहीं ना कहीं वर्ड दे रखा है क्लोरल हाइड्रेट, मेरा नजर गया था, शायद एग्जांपल में दे रखा होगा ये मॉलिक्यूल, कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन। एक क्वेश्चन था शायद उसी में दिया हुआ था, कहीं ना क्लोरल हाइड्रेट में इंट्रामॉलिक्यूलर होता है या नहीं। हाँ बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं दे रखा है, क्योंकि हम देखे हैं, रिसेंटली देखे हैं, क्योंकि अगर हम 12th क्लास में देखे होते तो बहुत आगे देखते, बिल्कुल लास्ट में, उस टॉपिक में हम पहुंचे नहीं है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखे हैं इस चीज को, है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। 5 मेंबर रिंग ठीक ठीक स्टेबल होता है, क्योंकि अगर मान लो, ये शायद हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एंगल कितना होगा? 72। पक्का 72? अबे तुम लोग 72 नहीं सर, नहीं सर। तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं नालायक लोग अभी। यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हुए तुम लोग इसका आंसर गलत दे रहा है। कितना आंसर होगा इसका? 108 डिग्री। ठीक है, 72 ये एंगल था, सेंटर से यहाँ वाला एंगल, जब 360 को 5 से डिवाइड किए थे, इसलिए हम जानबूझ के मेंशन किए थे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमको मालूम था 72 बोलेगा तुम लोग। चलो ध्यान दो, जैसे यहाँ पे 108 डिग्री एंगल है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर होता तो 109 होना चाहिए। 1 डिग्री का एंगल स्ट्रेंथ चलता है, बहुत हाई नहीं होता, इसलिए 5 भी ठीक ठीक स्टेबल होता है। एक चीज बताओ, इसमें एंगल कितने का है? ये एंगल 120। तो एक चीज देखो, जैसे मान लो एंगल होना चाहिए था 109, एंगल है 120, तो डिफरेंस तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री का है, लेकिन हम ऐसा बोल रहे हैं 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 5। ऐसा क्यों? तो इसके लिए कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का वेट करना पड़ेगा। जब हम लोग आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इनफैक्ट जो एक ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, साइक्लिक कंपाउंड, 4 मेंबर्ड रिंग, ये अपने आप को इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट कराता है। प्लानर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इस टाइप से फॉर्मेट में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। जो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग वाला पार्ट अपने आप को एक इन्वेलप के शेप में एग्जिस्ट कराता है। इन्वेलप के शेप का मतलब जो 5वां बॉन्ड है उस इस तरीके से दिखाई देगा तुम लोगों को। अगर हम लोग ढंग से उस मॉलिक्यूल को थोड़ा बेंड करके देखें तो इन्वेलप के शेप में दिखाई देगा। और ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग तुम लोगों को इस टाइप से दिखाई देगा, जिसको अगर साइड से देखें तो एक चेयर का फॉर्म दिखाई देगा। ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट तो एक दूसरे के किए थे, ये एक बार डिस्कस किए थे, ये दोनों के दोनों एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद किए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किए थे ये चीज। यस सर, मेंशन किए थे कहीं। अच्छा, और बाइटल्स के साथ में तो बैंड की ऐसी के लिए डिस्कस कर रहे थे, जो बोले थे।
कुछ ज्यादा ही भारी चीज पढ़ा दिया फिर तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में। चल, ये चेयर फॉर्म वाला पार्ट ऐसा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये चीज जेई सिलेबस के बाहर का है। हाँ, ये एक्चुअल में जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पॉइंट पता है क्या है, जेई वाले बोलते तो हैं कि साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके एप्लीकेशन का सवाल डाला करते हैं। मतलब तुमको बाय डिफॉल्ट ये पढ़ना है। सवाल में बोल रहे हैं कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसके एप्लीकेशन को यूज करेंगे। अरे भाई, तो टॉपिक ही सिलेबस का है, सवाल रहता है इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड सवाल है, सिलेबस में ये टॉपिक नहीं दे रखा, तो क्या करें, पढ़ना पड़ता है। हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। मजेदार टॉपिक एक्चुअल में, थोड़ा मजेदार टॉपिक, इसलिए पढ़ना भी चाहिए। खैर, तो ये जो 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग ठीक ठीक स्टेबल है, तो एग्जिस्ट कर सकता है। तो पहले मॉलिक्यूल में एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वहां से H2 हट रहा था। लेकिन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर दूसरे तरफ से होने लग गया, तो 5 मेंबर रिंग बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वहाँ पे स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के। इसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन आराम से कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता, वहां से H2 हटा के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आराम से बना सकते हैं। इसलिए भी जब भी कभी H2CO3 का फॉर्मेशन होता है, तो वहां से H2 और CO2 वाला पार्ट सेपरेट होकर के अलग हट जाता है। ठीक है, वैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161 के बाद अलग और कोई डाउट किसी को? 166 क्वेश्चन नंबर 166 में द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बी होना चाहिए लेकिन ए दिया हुआ है। इसका बी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ए दिया हुआ है। एक सेकेंड, HFS तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। COD ऐसे एलिमिनेट हो गया। और क्या हो गया? COD ऐसे एलिमिनेट हो गया। हाँ, COD तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हम लोग उसके बाद 4 ले सकते हैं, ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें 2 वाला पार्ट पहले होगा। इसमें स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोगों का पहला पार्ट 3 के बाद 4 होना चाहिए। 4 के बाद SH और OH वाले पार्ट में SH का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा निकल के आएगा एज कम्पेयर टू OH वाला पार्ट। 1 और 2, क्योंकि SH वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन SH बॉन्डिंग को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंसिडर भी नहीं करते। ठीक है, इसमें ऑप्शन 4 वाला पार्ट सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। 4 के बाद 3 वाला पार्ट सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। 3 के बाद 4 वाला पार्ट होना चाहिए। 4 के बाद फिर हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को ऑर्डर में लेंगे, और फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग सेकंड को ऑर्डर में लेंगे। तो 3 4 1 2 ऐसा कुछ ऑर्डर होना चाहिए। कहाँ दिया है? 3 4 1 2, ऑप्शन बी वाला पार्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ए दिया हुआ इसका आंसर में। नहीं ठीक है, इसका आंसर चेंज कर लेना। वैसे ऑल्दो हम एक चीज को चेक कर लेंगे, हम कभी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की, ऑर्डर कहीं दे तो नहीं रखा एनसीईआरटी में। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। एक ये फैक्ट होता है, मे भी शायद उसके वजह से ऐसा आंसर दे रखा होगा। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में H2S का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू H2O, तो मे भी हो सकता है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेट करने की कोशिश किया गया है। तो हम एक बार इस चीज को कंफर्म करके देख लेंगे, बट मेरे हिसाब से तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से आंसर दिया जाता है, क्योंकि ये ऑर्डर कहीं नहीं दे रखा है। हम पहले भी कोई बहुत पहले पूछा था हमको किसी बुक से, हम ढूंढने की कोशिश किया था, हमको बुक में नहीं मिला। तो हम एक बार देखेंगे, अगर हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस ऐसा कुछ हो तो। अदरवाइज क्योंकि एक्सेप्शनल चीज है, तो हम कुछ परफेक्ट कमेंट नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे, बट अभी के लिए बी आंसर मान के चलो। जो हम लोग नॉर्मल कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर हम वापस से दोबारा पहली बार देख रहे हैं, हमको ध्यान नहीं था कि मेरे बुकलेट में भी ये सवाल है। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। अगर ए दे रखा है तो अभी के लिए इसको छोड़ सकते हैं। चलो इसको भी हम चेक कर लेंगे। और कोई डाउट? 168 एक सेकेंड। यस सर। 168 168 में पहला तो ऑप्शन सी। यार इस सवाल को अभी के लिए छोड़ सकते हैं। वैसे लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा, लिटमस पेपर को कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। H2O2 वाला पार्ट एसिडिक नेचर का होता है कि बेसिक नेचर का होता है, किसी को मालूम है? एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक होना चाहिए, होता भी एसिडिक। पीएच वाला पार्ट स्लाइटली कम होता है। इस चीज को अगर कंफर्म करना है तो जो एनसीईआरटी में हाइड्रोजन टॉपिक दे रखा है उसको देख सकते हैं। क्या क्या जोर से बोलो।
हेलो, peroxide ही है ना सर? हाँ हाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला पार्ट दे रखा है। हाँ हाँ बोलो बोलो। फिर वो तो एसिडिक भी होता है ना? हाँ हाँ तो हम तो बोल रहे हैं कि एसिडिक नेचर हाइड्रोजन का है, पेरोक्साइड जो है हम बोल रहे। रेड की जगह कलरलेस क्यों होगा? किसका इतना आवाज खड़खड़ा रहा है यार, आवाज नहीं क्लियर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, वो तो ठीक है। तो उसमें एसिड वाला पार्ट लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस वाला पार्ट ब्लू में कन्वर्ट करता है, लेकिन हमें कमेंट किया है कि यहाँ पे कलरलेस होगा। ठीक है, रेड कलर कन्वर्ट तो होगा, लेकिन एक छोटा सा टर्म ध्यान रखना। ये चीज, ये टर्म सुना है कभी? यस सर। क्या होता है ये, क्या सुना है इससे, ये वर्ड कहाँ पे सुना है? सर्फेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट में। क्लास 10 में। हाँ सर 10। क्लोरीन है ब्लीचिंग एजेंट शायद। क्लोरीन है ब्लीचिंग एजेंट की कुछ और होता है। ब्लीचिंग पाउडर। अरे 10th क्लास में जस्ट पढ़ा होगा ब्लीचिंग CaCl2। पाउडर, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। तो इसमें सर क्लोरीन ही ब्लीचिंग एजेंट है। अरे क्लोरीन वाला पार्ट ब्लीचिंग एजेंट तो होता है, लेकिन ओवरऑल पूरा का पूरा यही स्ट्रक्चर हम लोग लेके चलते हैं ना ब्लीचिंग। हम तो बस ये पूछे कहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। होता क्या है वो भी हम बता देते हैं। जैसे अगर मान लो CaOCl2 वाला पार्ट होता है, तो ये पार्ट अपने आप को CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 में कन्वर्ट कर लेता है। इनफैक्ट ये कभी भी दे रखा होगा तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप से। यहाँ से Cl2 वाला पार्ट ब्लीचिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट करता क्या है ये बताओ, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है ये बताओ। सर ऑक्सीडाइज कर देता है किसी चीज को, रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज, देता है। ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जब ऑक्सीडाइज करता है ना, तो ब्लीचिंग अलग हो जाता है और ऑक्सीडेशन अलग चीज होता है। ब्लीचिंग में जो भी कलर होता है वो हटा दिया जाता है, मतलब वो कलर खत्म हो जाता है। ब्लीचिंग का मतलब ये होता है, कहीं भी अगर हम लोग ब्लीच कराते हैं ना, जैसे कभी सुना है ऐसे, कभी बार्बर के शॉप में जाते हैं तो वहां भी ब्लीच करने का ऑप्शन होता सर है। वो क्या कैंसर हो गया है तो। ये आदित्य क्या बोल रहा है हमको समझ नहीं आ रहा। जो सर ये तो एवरीडे साइंस का आंसर हो गया। आप हाँ हाँ तो एवरीडे साइंस की ही बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री काहे पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है क्लास 12 का सबसे लास्ट टॉपिक। जब तुम्हारा बचपना खत्म हो जाएगा ना, तो जवानी में जाने से पहले सबसे लास्ट टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देख लो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, सब मोह माया है सब। लास्टली मरना है, क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में तुमको एक चीज पता चलेगा, वाटर में फ्लोराइड का पीपीएम कितना होता है। अगर वो पीपीएम इससे ज्यादा रह गया तो मरेंगे, और वही हो रहा है। आर्सेनिक भी ज्यादा रहेगा तो मरेंगे। तो एक्चुअल में वही केमिस्ट्री है जो हम लोग पढ़ते नहीं है। पीपीएम मतलब? पार्ट्स पर मिलियन। फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन अगर वाटर में या कंजम्पशन में एक सर्टेन लेवल से ज्यादा होगा तो दिमाग पे काफी इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे रिसर्च में, बहुत सारे आर्टिकल्स में ये चीज मालूम पड़ रहा है कि ऐसा कंस्पिरेसी। ये तो क्या बोला नहीं समझ में आ रहा, हम सुन ही नहीं रहे तेरे बात। ठीक है चलो, कल ब्लीचिंग वाले पार्ट पे आते हैं। हाँ ये चीज इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देता है। बहुत सारे ऐसे कंस्पिरेसी थ्योरीज आ रहे हैं जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जानबूझ के जो पीपल पानी पीते हैं, जो भी आदमी लोग पानी पीते हैं, उसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा रखा जा रहा है, ताकि उनका दिमाग जो है वो फुल्ली फंक्शनल ना हो, उनका दिमाग काम करने की जो कैपेसिटी है वो खराब हो जाए। ये सब चीजें की जा रही है, स्पेशली जो गवर्नमेंट्स होते हैं यूएस वगैरह में, वो सब स्पेशली ये सब चीजें कर रहा है। खैर, जो ब्लीचिंग एजेंट वाला पार्ट है वो कलर उड़ा देता है। जैसे शॉपकीपर्स वगैरह के पास जाएगा, जाके बोलेगा ना कि ब्लीच कराना है हमको, तो तुम लोग को भगा देगा अभी, क्योंकि ब्लीच कराने के लिए दाढ़ी चाहिए होता है। तो दाढ़ी में देखता है किसी से ब्राउन कलर का वो होता है, बियर्ड हो जाता है, तो ब्लीच करने से उसका ब्लैक कलर जो है वो डिमिनिश हो जाता है। उस चीज को हम लोग ब्लीचिंग बोलते हैं। तो जब हम लोग H2O2 वाले पार्ट में मान लो लिटमस पेपर को डाले, तो H2O2 वाला पार्ट एसिडिक नेचर का अगर है तो लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। बट H2O2 भी एक ब्लीचिंग एजेंट है। अगर ब्लीचिंग एजेंट है तो रेड कलर वाले पार्ट को फिर आराम से ब्लीच करके कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक फैक्ट है जो अभी हम लोग मेंशन नहीं कर सकते। इस फैक्ट के लिए ऑलमोस्ट सबसे लास्ट टॉपिक का इंतजार करना पड़ेगा तुमको, केमिकल बॉन्डिंग का। तो अभी के लिए इस सवाल को भी छोड़ सकते हैं। और कोई डाउट? 175। 175।
अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा ऑलमोस्ट कि केमिकल बॉन्डिंग कितना बड़ा टॉपिक है। अभी भी हम 5-6 लेक्चर ले ले तो चलता ही जाएगा। 175 हम तुमको बताएंगे नहीं, तुम लोग को बोले थे ये तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है, उसको पढ़ना पड़ेगा तुमको। और मान लो अगर ये सवाल नहीं बना तो जेडीली से थोड़ा बहुत वो करने की कोशिश किया, रेफरेंस लेने की कोशिश किया, बताओ भाई। नो सर। एकदम रेफरेंस लिया करो, बहुत मार मारेंगे। तो ये पॉइंट हम बोले भी थे, तुम लोग को बोले थे सबसे लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दे रखा है, उस दिन दिखाया भी था शायद से, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। SCO3 माइनस एग्जिस्ट एज डाइमर, ठीक है। और ये जो KSCO3 वाला पार्ट है, वो KSCO3 वाला पार्ट बड़े स्ट्रक्चर होने की वजह से, अच्छा SCO3 माइनस, इसमें KSCO3 वाला जो पार्ट है वो डाइमर के जैसा एग्जिस्ट करता है, NaSCO3 वाला पार्ट पॉलीमर के जैसा एग्जिस्ट करता है। इसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स पे हमको इस चीज को लिखाना होता है, लेकिन ये सिंपली एक पॉइंट में ये टर्म दे रखा है। तो सवाल सॉल्व करते वक्त उस चीज को पढ़ा करो, बहुत सारे एप्लीकेशन से पढ़ के सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसका रीजन हम मेंशन कर देते हैं। खैर अभी जैसे एक चीज बताओ हमको तुम लोग, K+ में और Na+ में ज्यादा बड़ा साइज किसका होगा? K+ का डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़ता है, तो K+ के बड़े साइज होने की वजह से, जैसे KSCO3 है, तो भले ही एक SCO3 माइनस दूसरे SCO3 माइनस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, लेकिन K+ भी तो एग्जिस्ट कर रहा है उसके आजू बाजू। K+ के बड़े साइज की वजह से दो का इंटरेक्शन तक तो ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा का इंटरेक्शन हो पाना मुश्किल हो जाता है। जबकि Na+ के छोटे साइज होने की वजह से NaSCO3 का SCO3 माइनस दूसरे के साथ इंटरेक्शन किया, दूसरा वाला पार्ट तीसरे के साथ इंटरेक्शन किया, इस तरीके से एक लीनियर चेन टाइप का स्ट्रक्चर आराम से बन के आ सकता है। तो अगर NaSCO3 रहा तो बहुत सारे कार्बोनेट आयन वाले पार्ट आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक लीनियर चेन टाइप का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, और इस चीज को हम लोग पॉलीमर बोल सकते हैं। जबकि KSCO3 वाले पार्ट में हम लोग के केवल दो आयंस वाले पार्ट आपस में एसोसिएट हो पाएंगे, इस चीज को हम लोग डाइमर बोल सकते हैं। जब इससे हम लोग हायर स्ट्रक्चर में जाना शुरू करते हैं, रुबिडियम और सीजियम, ये पॉइंट हम लास्ट में डिस्कस किया करते, तो उन हायर स्ट्रक्चर्स में डाइमराइजेशन वाला पार्ट भी मुश्किल से होना शुरू हो जाता है, तो इस केस में मोनोमर वाला पार्ट एग्जिस्ट करना शुरू कर जाता है। इस तरह के पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना, बट अभी के लिए दोनों से रिलेटेड फैक्ट ध्यान रखना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है एस ब्लॉक वाले पार्ट में। और कोई डाउट? 170 सर आइसोमॉर्फस का क्या मतलब है? सेम स्ट्रक्चर? आइसोमॉर्फस का मतलब आयनिक कंपाउंड का यूनिट सेम टाइप का होना चाहिए, और उसका आयनिक स्ट्रक्चर भी सेम टाइप का होना चाहिए। जैसे मान लो ये है MgSO4 और FeSO4, तो MgSO4.2H2O हुआ, FeSO4.2H2O हुआ, तो इस केस में आयनिक स्ट्रक्चर Fe2+ SO4 2- है, Mg2+ SO4 2- है .2H2O। तो आयनिक कंपाउंड का अगर ये चार्ज वाला पार्ट का जो आयन है, मतलब आयनिक पार्ट जो है वो सिमिलर टाइप का चार्ज रखे हुए हैं और उसके स्ट्रक्चर्स भी सिमिलर टाइप के होते हैं, तो इस चीज को हम लोग आइसोमॉर्फस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अनायन सेम होना चाहिए, कटायन सेम होंगे तो अनायन डिफरेंट होना चाहिए, दोनों में एक पार्ट नॉर्मली सेम कंसिडर किया जाता है। कौन सा बोला इसके बाद? So 178 का S1 178 का S1 in solid BOH whole thrice unit are hydrogen bonded together into two-dimensional sheet with almost hexagonal symmetry. इसमें पहला पार्ट तो हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे ना S1 में, लास्ट क्लास में कैरम बोर्ड में इस चीज को यूज करते हैं हम लोग, बोरिक एसिड को क्यों यूज करते हैं? यस सर। लेयर बाय लेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जो कि हीट होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होना शुरू होता है। अब इसको ऐसा देख के चलो, डिस्कस करेंगे। बोले थे क्या ऐसे डिस्कस करेंगे? जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो डिस्कस कर ही लिए थे उस चीज को। नहीं सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले आप डिस्कस किए थे सर, शायद ब्रिज बॉन्डिंग में डिस्कस किए थे। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन समझ में आ गया था ना उसमें, वैसे एप्लीकेशन में रीड किए होंगे तो पता चल गया वो। चलो खैर ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो एक बोरिक एसिड वाला पार्ट है और दूसरा एक और बोरिक एसिड वाला पार्ट लेके चल लेते हैं। मान लो ऐसा स्ट्रक्चर, हम इसलिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि पैरेलल सारी चीजें दिखाई दे। तो जैसे यहाँ का OH वाला पार्ट है, ये इधर से के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। फिर एक काम करते हैं, इसमें इस हाइड्रोजन को हम थोड़ा राइट साइड में डाल देते हैं इस टाइप से, तो यहाँ का हाइड्रोजन वाला पार्ट इस ऑक्सीजन के साथ पैरेलल लाइन की जैसा
वो कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, और यहाँ का हाइड्रोजन वाला पार्ट इस दूसरे ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। तो इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दो लेयर्स के बीच में चलेगा। मतलब एक बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस टाइप से ऐसा लिख सकते हैं, जैसे एक सेंटर है, तो इस केस में एक बोरिक एसिड वाला पार्ट इस तरीके से ट्रायंगुलर प्लैनर स्ट्रक्चर में है, दूसरा बोरिक एसिड वाला पार्ट भी इस टाइप से ट्रायंगुलर प्लैनर स्ट्रक्चर वाले पार्ट में है। तो हेक्सागोनल का मतलब क्या है वो चीज समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का चीज है। एक सेकंड रुक जाओ। ये स्ट्रक्चर है। तो जो हम लोग सॉलिड स्टेट में टर्म यूज क्या करते हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल। एक सेकंड, हेक्सागोनल यूनिट सेल, वो हेक्सागोनल यूनिट सेल वाला पार्ट इस टाइप का कुछ रहता है। जैसे एक हेक्सागन वाला पार्ट अगर है तो उसी के जस्ट नीचे हम लोग का दूसरा एक और हेक्सागन वाला पार्ट रहता है, और एग्जैक्टली हर एक पॉइंट्स को हम लोग एक दूसरे के सामने रखते चले जाना है। जब ऐसा कंसिडरेशन हम लोग लेकर के चलते हैं नॉर्मली, इसके साथ ये पार्ट अटैच होगा, इसके साथ ये पार्ट अटैच होगा, इसके साथ ये पार्ट, इस तरीके से सारे के सारे सिमिलर टाइप के पार्ट एक दूसरे के साथ। तो ग्रेफाइट ऐसे स्ट्रक्चर रहता है क्या? ग्रेफाइट का ऑलमोस्ट इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ग्रेफाइट में भी लेयर बाय लेयर सारा का सारा स्ट्रक्चर चल रहा होता है। मतलब एक लेयर के जस्ट नीचे दूसरा लेयर रहता है। उसको भी केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर, फुलरेन बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बट ग्रेफाइट डायमंड का स्ट्रक्चर काम का होता है। तो इस केस में हम लोग का जो पहला स्टेटमेंट है, तो उसमें दो लेयर्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ऐसा मेंशन कर रखा है। और ये पार्ट ऑलमोस्ट हेक्सागोनल सिमेट्री। तो हेक्सागोनल सिमेट्री का मतलब जैसे ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है, तो अगर ढंग से देखो तो इन दोनों केसेस में हम लोग सिमिलर टाइप का कंसिडरेशन लेकर के चल सकते हैं। देख करके लग रहा है कि हाँ लेयर बाय लेयर कंसिडरेशन है, हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे अगर इस चीज को कंसिडर करें तो 6 मेंबर रिंग बन रहा है, दूसरे साइड से भी 6 मेंबर बन रहा है, इस टाइप का एक कंसिडरेशन लेकर के चल रहे हैं। तो हेक्सागोनल सिमेट्री की जैसे इसको कंसिडरेशन बोल सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, लेकिन बस अभी के लिए समझ लो, बाद में चीजें ज्यादा क्लियरली हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। और कोई डाउट? 170 which of the following has minimum melting point? क्या होना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से? LIF। क्यों? याद करने दीजिए। सबसे कम मोलर मास है। अच्छा, पक्का? नहीं, उसके अंदर HF सबसे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसलिए उसका थोड़ा हाई रहेगा, और फिर हम लोग मोलर मास का देख लेंगे ऑर्डर। तो फिर अच्छा। HF का कम था, LIF का ज्यादा था, तो फिर HF तो ऐसे ही हट गया क्योंकि उसका बहुत ज्यादा है, इसलिए LIF होना चाहिए। पक्का? तो मुझे यही लग रहा था। ठीक है, चलेगा। इसको देख के कुछ चेंजेस कर सकते हो उस ऑर्डर में? LIF कोवेलेंट होता है क्या? LIF तो खैर आयनिक होता है, बट कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें आई होता है। बट उसमें सवाल ने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे हाईएस्ट किस में होना चाहिए? अगर मान लो ये उस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, इन चारों में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस में होना चाहिए? आयनिक। क्यों? स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगेगा, मतलब ज्यादा एनर्जी देना होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वैसे भी सबसे लास्ट में आने वाला है ना? और मान लो चलो ठीक है, आयनिक के बाद की बात करते हैं, तो आयनिक के बाद कोवेलेंट का नंबर आएगा, फिर मेटालिक। तो मेटालिक को हम लोग ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग मेटालिक को अभी के लिए ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन ऐसा टाइप का ऑलमोस्ट नहीं रहेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। जो चीज देखो, जैसे CSF है, तो CSF आयनिक बॉन्ड मॉलिक्यूल है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है? बताओ भाई, CSF आयनिक मॉलिक्यूल है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है? आयनिक होना चाहिए। एक मेटल, एक मॉलिक्यूल, एक मेटल और एक नॉन मेटल, तो आयनिक है। आयनिक है मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। HCl आयनिक है कि कोवेलेंट है? HCl कोवेलेंट है। ये चीज हम लोग एक बार डिस्कशन किए थे, बोले थे हम भी शायद गलत ही बोल रहे थे। हाँ, हम बोले थे डाइपोल मोमेंट में कि उसका परसेंटेज यानी कैरेक्टर 16% के अराउंड आया था, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। बॉन्ड भी कोवेलेंट के जैसा ही बनता है। आयनिक कैरेक्टर हमको लगता था कि बहुत हाई है, क्योंकि उसका डिसोसिएशन बहुत ही हाई होता है, तो उसके वजह से उसको ऐसा कंसिडर करके चल रहे थे। बट उस दिन डाइपोल मोमेंट में पता चला कि ठीक है 16% है।
क्या? इसलिए फिर पूछ भी थे। हाँ ठीक है, तो HCl वाला पार्ट कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, बनता तो कोवेलेंट के जैसा है एटलीस्ट, ठीक है। तीसरा HF कोवेलेंट है कि आयनिक है? आयनिक है HF आयनिक है? सर कौन सा? लॉक होंगे सर। कोवेलेंट 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 है। और लास्ट वाला केस LIF क्या होगा? मतलब हमको मालूम नहीं, हमको फाजांस रूल वगैरह नहीं मालूम, तो क्या है? तो LIF वाला पार्ट हम लोग का आयनिक मॉलिक्यूल है। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होना चाहिए, और यहाँ सबसे मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम वाले पार्ट में कंसिडर करेंगे तो बी और सी में से कोई एक आंसर होना चाहिए था। अब इसमें बी और सी में दोनों ही अगर कोवेलेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले सकते हैं। यस सर। तो क्या आंसर होना चाहिए मिनिमम में? HCl। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एक्सेप्शन क्रिएट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आयनिक से उसको रिलेट कर लेंगे। आयनिक ऑलरेडी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पे है, उससे यहाँ पे मतलब नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। और कोई डाउट? 173। 173। अनु तो होमवर्क नहीं बनाया क्या? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाया हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो बनाना चाहिए था बे नालायक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही तो हर जगह एप्लीकेशन है पूरा हम दुनिया। ये पीछे वाला देखे ही नहीं, हम आगे से बनाए। नहीं नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लो, इसका एप्लीकेशन हर जगह पड़ेगा, इसलिए ये चीज जरूरी है। काफी देख नहीं रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कितने सारे एप्लीकेशन के अलग से क्वेश्चंस है। कौन सा बोला अरविंद? 170? 173 का ऑप्शन डी। 173 का ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो एक चीज सोच के देखो वैसे कि वैसे इस चीज को हम लोग गैस स्टेट में डिस्कस करेंगे, बट हम फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, वहां पे रिलेट करना आसान हो जाएगा। H2CO2 और H2O दे रखा, तो हमको बस दो चीजें इसमें बताओ कि तीनों में पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? जैसे H2 वाला पार्ट पोलर हो गया, नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। दूसरा वाला पार्ट पोलर है, नॉन पोलर? CO2 नॉन पोलर। नॉन पोलर, सॉरी इक्वल टू 0 ना, हाँ नॉन पोलर। और तीसरा वाला पार्ट पोलर है, नॉन पोलर? पोलर। पोलर। पोलर, क्योंकि बेंड शेप आता है इस केस में, है ना। तो अगर पोलर है तो पोलर वाले पार्ट में इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा, डाइपोल डाइपोल टाइप का इंटरेक्शन होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी पॉसिबल है। और एक डाइपोल पहले से बना हुआ है, और जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल बनेगा तब जाके लंदन फोर्सेस आएंगे। मतलब इंटरेक्शन एक्चुअल में डाइपोल का ही है, लेकिन बनने के बाद डाइपोल का इंटरेक्शन हो रहा है, पहले से डाइपोल नहीं है उसमें। तो इस केस में H2O मॉलिक्यूल वाले पार्ट पे हम लोग के पास पोलैरिटी पहले से है, इसका मतलब इंटरेक्शन को हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लिख सकते हैं। और ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काफी स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन रहेगा एज कम्पेयर टू नॉन पोलर पिछले 3 मॉलिक्यूल। मिनट में क्या बोले आप? अब ये बोले कि H2O नॉन पोलर है, CO2 नॉन पोलर है, और H2O वाला पार्ट पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगा, जबकि बाकी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी जगह पे लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो लंदन फोर्सेस वाला पार्ट काफी वीक वांडरवाल फोर्स है। क्या है? लंदन फोर्सेस वाले पार्ट काफी वीक इंटरेक्शन है एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन तो H2O में हो गया, ये सबसे पहला पार्ट। अब मान लो जैसे लंदन फोर्सेस का जो तरीका बताया था तुम लोगों की कि दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब आपस में इंटरेक्ट करेगा तो एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज हो जाएगा, फिर दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज हो जाएगा, ऐसा बोले डिस्टॉर्ट हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि दोनों के दोनों अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और H2 का साइज छोटा है, जबकि CO2 का साइज रिलेटिवली बहुत बड़ा है, तो H2 में और CO2 में ज्यादा पोलराइज होने की टेंडेंसी किस में होनी चाहिए? H2 में और CO2 में ज्यादा डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी किस में होगी? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो डिस्टॉर्शन के चांसेस ज्यादा है। तो अगर CO2 में डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई, इसका मतलब इस केस में डिस्टॉर्शन इजीली होके यहाँ वाले पार्ट में डाइपोल का क्रिएशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर डाइपोल का क्रिएशन यहाँ पे आसानी से हो सकता है एज कम्पेयर टू H2, इसका मतलब यहाँ का इंटरेक्शन भी भले ही नॉन पोलर इंटरेक्शन था पहले, लेकिन डाइपोल क्रिएट होने के बाद लंदन फोर्सेस का इंटरेक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू H2 वाला पार्ट। और अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो इस केस में हम लोग H2O के बाद CO2 का नंबर रख सकते हैं, फिर H2 का। इनफैक्ट गैसीय स्टेट में एक चीज मालूम पड़ेगा
कि H2O में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, इसलिए H2 गैस को लिक्विफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। CO2 वगैरह सबको लिक्विफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट तुम लोगों ने ये चीज़ सुना होगा, ड्राई आइस सुना है वर्ड कभी? ड्राई आइस यस सर, क्या यस होता है? सर। 9th क्लास में पहले चैप्टर में सॉलिड CO2 वाला CO2 का पार्ट कंसर्ट में यूज करते हैं। जब आदित्य आर्यन को टावर से नीचे गिराएंगे तो इसे धुआं उड़ाएंगे हम लोग, ऐसे सॉलिड CO2 वाला। तो उस केस में जो सॉलिड CO2 वाला जो है, वो सॉलिड CO2 वाले मतलब CO2 को हम लोग सॉलिडिफाई एटलीस्ट कर पा रहे हैं, मतलब लिक्विफाई तो कर ही सकते हैं। क्या आवाज नहीं आ रहा आपको? चलो शांत हो जाओ। तो CO2 वाले पार्ट को सॉलिडिफाई कर आप ही सकते का हैं। एको है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, हम लोग CO2 वाले पार्ट को सॉलिडिफाई कर पा रहे हैं, मतलब बेसिकली उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होने की वजह से आपस में कॉम्पैक्ट करा पा रहे हैं, जबकि H2 को नहीं करा पा रहे हैं। तो H2 का इंट्रैक्शन सबसे वीक होगा, उससे हायर CO2 का होगा, उससे हायर H2 वाले पार्ट का होगा। इसका डायरेक्ट रिलेशन कि कैसे ऐसा जज कर सकते हैं, कि हम लोग गैसेस स्टेट के ऑलमोस्ट सबसे लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग ये वंडरवाल इक्वेशंस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे रियल गैसेस वाले पार्ट के लिए। और कोई डाउट? 171 171 में 4 स्टेटमेंट है, कौन सा? 3 4 3 4 एंड एक्वस इज वाटर। सही है कि गलत है? मतलब सही होना चाहिए, सही गलत है। होना चाहिए। अब पूछना क्या है इसमें, ये बताओ। कैसे? H3PO4 वाले पार्ट में लेयर वाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरा H3PO4 में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर भी होना चाहिए। स्ट्रॉन्गर क्यों होना चाहिए उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो, नहीं रिलेट तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, अभी के लिए हम तुमको याद ही करने बोलेंगे इस चीज़ को। मान लो H3PO4 है, तो अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता भी है, तो एक चीज़ बताओ, वाटर में और H3PO4 में ज़्यादा एसिडिक कौन सा? H3PO4 एसिड है, नाम ही है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि H जो है ये आराम से H+ के जैसा हटने की टेंडेंसी में है। तो H+ के जैसा हटने की टेंडेंसी में है, इसका मतलब इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ही हाई होगा। अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ही हाई होगा तो दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा इजीली बनाने की टेंडेंसी में रहेगा। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा इजीली या ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने की टेंडेंसी में रहेगा, तो लास्ट क्लास में विस्कोसिटी से रिलेट कराए थे इस चीज़ को। तो सिरपी का मतलब क्या है? जो हम लोग बेनेड्रिल पिया करते हैं, हम तो नहीं पीते, तुम लोग का पता नहीं। जो बेनेड्रिल होता है, उस बेनेड्रिल में थोड़ा गाढ़ा होता है सॉल्यूशन, तो उसको सिरपी बोल सकते हैं। जो हम लोग रसगुल्ला खाने जाते हैं, तुम लोग का मन कर रहा होगा भले ही, लेकिन बाहर का खाना मत खाना, सिटी सेंटर में केसेस आ गए हैं। तो रसगुल्ला में जो चाशनी बनाते हैं, आपका फैंटेसी पूरा हो गया क्या? अरे मेरा फैंटेसी नहीं है भाई, हम पहले ही बोलते थे मत निकला करो, हम तो ऐसे भी घर में पड़े रहते हैं, काहे बाहर जाना जब घर पे बैठे बैठे काम हो जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम शुरू हुआ है एक्चुअली बोकारो में, अब प्रॉब्लम शुरू है। चल शांत रह। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने की वजह से ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन बनाएगा, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, ज्यादा पार्टिकल्स क्लोजली बॉन्डेड होंगे, तो ज्यादा सिरपी, ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाले केस में क्या दे रखा है? SiO2 क्रिस्टल में भी कंसिडर्ड एज अ जायंट मॉलिक्यूल in which 8 membered rings are formed with alternate silicon oxygen atom। although इस चीज को हम लोग सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं, बट ये चीज कभी डिस्कस किया था क्या? CO2 वाला पार्ट मोनोमर के जैसा एग्जिस्ट करता है, लेकिन SiO2 वाला पार्ट मोनोमर के जैसा एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कभी डिस्कशन किया है क्या? बिल्कुल शुरू में पाई बॉन्ड के टाइम पे? नहीं याद है सर। शायद से ऐसा मेंशन किए होंगे कि SiO2 वाले पार्ट में जो पाई बॉन्ड है वो 2p 3p ओवरलैप से बनता है, जो कि बहुत ही इनफेक्टिव ओवरलैप निकल के आता है। शायद हो सकता है कराया हो, शायद नहीं कराया हो, चलो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे एक स्टैंडर्ड सवाल होता है कि CO2 वाला पार्ट मोनोमर के जैसा एग्जिस्ट करता है, जबकि SiO2 वाला पार्ट पॉलीमर के जैसा या फिर जायंट 3D मॉलिक्यूल के जैसा एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों? तो SiO2 में अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता तो उसके सिलिकॉन का 3p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल इसमें ओवरलैप होता, और उसमें भी सिलिकॉन का साइज और बड़ा हो जाता है। सल्फर तो डबल बॉन्ड बना भी लेता है कि उसका साइज अलोंग द पीरियड जाने से थोड़ा घटता है, मतलब सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो
तो अलॉन्ग द पीरियड जाएंगे तो रेडियस वाला पार्ट घटेगा। तो सल्फर क्लोरीन बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फॉस्फोरस भी बनाता है, बट सिलिकॉन उतना इफेक्टिवली पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो पाई बॉन्ड नहीं बनाने के या फिर पाई बॉन्ड के इनइफेक्टिव नेचर होने की वजह से ये SiO2 वाला पार्ट अपने आप को पॉलीमराइज करके SiO2N के फॉर्मेट में डालता है, और ये पॉलीमराइजेशन मल्टीपल फॉर्मेट में हो सकता है। वहाँ पे सिलिकेट्स का एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें चेन सिलिकेट बनता है, शीट सिलिकेट बनता है, 3 डायमेंशनल सिलिकेट बनता है। तो हम लोग जो SiO2 की बात कर रहे हैं वो नॉर्मली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही बोला करते हैं, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो अगर पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीमराइजेशन के टाइम पे सारे के सारे सिलिकॉन वाले पार्ट 4-4 बॉन्ड बनाना चाहेंगे, और सारे के सारे सिलिकॉन अगर 4-4 बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो उस केस में उसका एक एक ऑक्सीजन से मन नहीं भरेगा, जैसा हम लोग कंसिडर करके काम कर सकते हैं। तो अगर एक एक ऑक्सीजन से मन नहीं भरेगा, मतलब बेसिकली इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो यहाँ से तुमको मालूम पड़ जाएगा कि 8 मेंबर्ड रिंग वाला पार्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है या फिर बनाया जा रहा होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करके काम कर सकते हैं। कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है यहाँ पे ये पार्टिकुलर केस में? 8 मेंबर्ड रिंग। तो इस केस में 8 मेंबर्ड रिंग का एक काम करना, नहीं पता नहीं, शायद इसमें शायद नहीं दे रखा होगा। नहीं ठीक है, ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चला जाएगा, इसका स्ट्रक्चर मत देखना। आज तुम लोग एक थोड़ा बढ़िया इंफॉर्मेशन होता है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, इन तीनों का स्ट्रक्चर देखना। तुम्हारे जेडी ली के बुक में पी ब्लॉक में तीनों का स्ट्रक्चर दे रखा होगा, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। बहुत मजेदार। P4 तो हम लोग बता चुके हैं, रेड फॉस्फोरस तो बता चुके हैं कि इस टाइप का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है P4 वाले पार्ट में, टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर। ब्लैक फॉस्फोरस देखना, बड़ा मजा आएगा देख करके। बाकी यहाँ पे 8 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन, 4 सिलिकॉन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, तो टोटल 8 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट 171 के बाद? So 179 में बी ऑप्शन में Ka2 और K1 क्या है? अब तो बन गया होगा ना, K1 और K2 अब तो समझ में आ गया होगा। आज डिस्कस किए तो फ्यूमरिक एसिड और मैलिक एसिड। तो पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर बताए थे? H2SO5 बोलते हैं ना। H2SO5 इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OOH, और तो यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज है, नाम पढ़ो ढंग से। इसमें क्या नाम दिया यहाँ पे? पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हो गया H2SO4, तो ऐसा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, और उसमें बोला है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एक पेरोक्साइड लिंकेज होगा, तो यहाँ पे H2SO5। अब इस केस में कितना हाइड्रोजन है, दूसरी कितना बेसिसिटी है इस क्वेश्चन में, मतलब इस मॉलिक्यूल का? 2। तो अगर बेसिसिटी 2 है तो जब पहला H+ हटेगा तो K1 बोलेंगे, जब दूसरा H+ हटेगा तो K2 बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन में देखना, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है। अगर हम लोग एक पार्टिकुलर H+ को हटाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो उसके वजह से जो कंपाउंड का स्टेबिलिटी है तो पहले वाले पार्ट के लिए ज्यादा रहेगा, दूसरे वाले पार्ट के लिए भी रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले वाले केस में एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट स्टेबिलिटी थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा बढ़ के आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर ऐसा मेंशन कर रखा है कि 2 जो है वो वेरी मच लेस देन K1। और वैसे एक चीज का ध्यान रखना, जैसे इन जनरल कोई भी एसिड होता है अगर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा H+ होता है, इन जनरल कोई भी एसिड होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा H+ होता है, तो उस केस में K1 इज वेरी मच ग्रेटर देन K2 होता है। लेकिन उसमें 2 नॉर्मली वेरी मच ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, यहाँ 3 लगा रखा है, 3 का मतलब वेरी वेरी मच ग्रेटर देन बोल रखा है। तो 2 तक तो नॉर्मल कंसिडरेशन है, तीसरा जो कंसिडरेशन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसिडरेशन है एक्चुअल में। और इसके अलावा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अभी हम, H2SO4 एक सिंगल एसिड है जिसका K1 और K2 मतलब दोनों डिसोसिएशंस बहुत ही हाई होते हैं। अदरवाइज जितने भी एसिड्स हैं जो डाइप्रोटिक से लेके पॉलीप्रोटिक हो जाए उसका केवल पहला डिसोसिएशन सिग्निफिकेंट होता है,
होता है उसके आगे के सारे डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 K3 ये सारे के सारे डिसोसिएशन ऑलमोस्ट काफी नेग्लिजिबल होता है। जैसे H3PO4 है, पहला डिसोसिएशन काफी अच्छा होता है बट दूसरा तीसरा चौथा डिसोसिएशन किसी काम का नहीं होता है, इसलिए वहां से 2H प्लस निकाले जा सकते हैं लेकिन खुद से नहीं निकलते, जबकि H2SO4 में दोनों H प्लस खुद से निकलते हैं। बट ये रिलेशन ध्यान रखना, किसी भी एसिड का K1 इज ऑलवेज वेरी मच ग्रेटर देन K2। और कोई डाउट? 177 177 में CCl4 कौन से पार्ट में डाउट है इसमें? सर आप क्वेश्चन खोले हुए हैं क्या? हाँ, तो ऑप्शन बी। The HF2 minus ion exists in the solid state मेरे को and दिख नहीं रहा सर, liquid। तेरा नेट गायब हो गया है। पहले आवाज नहीं आ रहा था, अभी मैं उसी पे हूँ। चलो अच्छी बात है। The HF2 minus exists in चलो, solid जो state बढ़ेगा। and in liquid HF solution but not in dilute aqueous solution। जैसे हम एक छोटा सा हिंट देते हैं अभी, मान लो कि अगर हम लोग aqueous solution बना देंगे, dilute aqueous solution बना देंगे, तो HF एग्जिस्ट करेगा क्या? अगर हम HF को वाटर में डालते हैं तो HF भी एग्जिस्ट करेगा क्या? डिसोसिएट कर जाएगा क्या? हाँ, तो क्योंकि एसिड है, एसिड वाला पार्ट Yes, sir. डिसोसिएट करेगा। तो जब HF ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो HF2 माइनस एग्जिस्ट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। आंसर मिल गया? यस सर। और कोई डाउट? इसका ऑप्शन ए भी। CCl4 has higher boiling point than CaCl3। सही स्टेटमेंट ये गलत स्टेटमेंट, इससे पहले हम छोटा सा एक हिंट देते हैं, जैसे पोलर या नॉन पोलर रिलेट करो। CCl4 नॉन पोलर, CHCl3 पोलर। ज्यादा इंटरेक्शन किस में होगा? CHCl3 में। आंसर मिल गया? यस सर। और आगे बोलो। 180 में which of the following statement regarding phosphoric acid is correct? P pi D pi back bonding exists in oxygen phosphorus। A B C दिया हुआ है इसका, लेकिन मेरा A B D आ रहा था। फॉस्फोरिक एसिड डाई बेसिक तो नहीं होगा, फॉस्फोरिक एसिड ट्राई बेसिक होगा। सी तो एनी हाउ आंसर नहीं हो सकता। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल मेक इट सिरपी। यार मतलब अभी जो ऊपर एक डिस्कशन किया था ना, H3PO4 वाला पार्ट जो है वो सिरपी नेचर का होता है, तो थोड़ा आंसर इसमें करेक्शन है, ए बी डी आंसर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आंसर करेक्शन हो जाएगा ए बी। हाँ, और आगे बोलो। 185 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसमें डाउट है किसी को? किसका डाउट ही है? सॉरी 186 गलती से। अच्छा, 186 में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसमें मेरा भी डाउट है सर, इसका बी और डी दोनों होना चाहिए, लेकिन बस बी दिया हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। जैसे पहले तो ये टर्म एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब समझ में आ रहा है? एंथैल्पी का मतलब लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, एनर्जी चेंज। हाँ, जब वेपराइजेशन कराते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या एनर्जी रिलीज होता है? मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वेपराइजेशन? इंडोथर्मिक। लिक्विड वाला पार्ट वेपर में कन्वर्ट होगा तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे एनर्जी ऐड करेंगे, तो जितना हीट ऐड करेंगे दैट हीट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो जब भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो हीट वाला पार्ट जो ऐड करेंगे, वो एनर्जी जो ऐड करेंगे, उस चीज को हम लोग एंथैल्पी बोल सकते हैं, उसको डेल्टा एच से डिनोट किया जा सकता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो अगर मान लो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोले तो जिस प्रोसेस में ज़्यादा हीट देना होगा वहाँ पे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जितना स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वहाँ पे उसको लिक्विड स्टेट से वेपराइज करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जितना स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपराइजेशन उतना ही मुश्किल। जैसे चीज़ देखा होगा कि एसीटोन है, तो एसीटोन नॉन मतलब मॉलिक्यूल तो पोलर है बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता है, जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो एसीटोन जो रूम टेम्परेचर पे उड़ जाता है,
मतलब तुरंत हाथ पे रखो इवेपोरेट कर जाता है, बट वाटर जो है इतने जल्दी इवेपोरेट नहीं करता। मतलब वाटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हायर होगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट उतना ही हायर होगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो सवाल में पहला ऑप्शन दे रखा, अच्छा, इंक्रीजेज द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ड्यू टू, तो पहले ऑप्शन में दे रखा डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तभी तो जाकर के मॉलिक्यूल दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन तो एकदम गलत है। इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, मतलब बी ऑप्शन सही है, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि पहले वंडर वॉल इंट्रैक्शन था लंदन फोर्सेस से, बट अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रैक्शन एक्स्ट्रा एडअप हो गया। सी ऑप्शन में डिक्रीज इन मोलर मास ऑफ द एसोसिएटेड लिक्विड मॉलिक्यूल, मोलर मास वाला पार्ट जो है वो एसोसिएशन से डिक्रीज नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। और लास्ट ऑप्शन में इंक्रीज इन द इफेक्टिव मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, लास्ट ऑप्शन भी आंसर होना चाहिए। जब मेरे हिसाब से डी ऑप्शन वाला पार्ट और बी ऑप्शन दोनों के दोनों आंसर होना चाहिए। ऑल्दो एक चीज ये है कि जैसे डी ऑप्शन वाले पार्ट में इफेक्टिव मोलर मास ऐड कर दिया तो ये ऑप्शन सही है। अगर ऐसा केवल मेंशन कर देता है इंक्रीज इन द मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल भी बोल रहा है, तो भी अगर इफेक्टिव मोलर मास वर्ड यूज नहीं करता तो थोड़ा गलत स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं कि मोलर मास इंक्रीज क्यों कर रहा है, नहीं मालूम इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएट कर गए तो इफेक्टिव मोलर मास बढ़ गया। अगर बोलते हैं हम लोग कि H2O का मोलर मास, तो H2O का मोलर मास तो हम लोग हमेशा 18 बोला करते हैं, तो इसलिए इस केस में ऑप्शन बी और डी दोनों आंसर होना चाहिए। मतलब बी के वजह से ही डी वाला पार्ट है, लेकिन आंसर दोनों होना चाहिए। ऑल्दो एक चीज ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जैसे मोलर मास से हम लोग क्या रिलेशन रखते हैं, हायर मोलर मास तो हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ऐसा? क्योंकि जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो बढ़ जाता है। यहाँ मोलर मास बढ़ने से वंडरवॉल फोर्सेस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मोलर मास बढ़ने से कुछ ना कुछ तो इंट्रैक्शन वंडरवॉल फोर्सेस का ही बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन में इसको आराम से कंसिडर करना चाहिए मेरे हिसाब से। बी और डी दोनों के दोनों आंसर होगा इसमें, ठीक है? और कोई डाउट? तो 184 में क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? एक सेकंड रुक जाओ। 184 चलो बता रहे हैं। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा समझो कि, ठीक है इसको छोड़ दो क्रिटिकल टेम्परेचर को, गैसेस स्टेट में इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। गैसेस स्टेट में छोटा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हम लोग गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए लिक्विफाई नहीं कर सकते, उस चीज को क्रिटिकल टेम्परेचर बोला करते हैं, ठीक है? बताए थे सर एक बार। बताए थे? हाँ सर। अच्छी बात है, बताए थे तो। और कोई डाउट? तो 182 मल्टी करेक्ट है, पर एक ही आंसर दिया हुआ है। 182 मल्टी करेक्ट है। प्योर फॉस्फोरिक एसिड इज वेरी विस्कस बिकॉज, तो पहला ऑप्शन का आंसर नहीं होगा। ट्राई बेसिक एसिड से भी आंसर निकल के नहीं आना चाहिए। और हाइग्रोस्कोपिक ऑप्शन डी आंसर होगा। लेकिन मल्टीपल करेक्ट है, स्टार मार्क किया हुआ है। अरे Yes, sir. ऐसा जरूरी थोड़ी कि मल्टीपल करेक्ट में सारा ही आंसर होगा। मल्टीपल करेक्ट में मोर देन वन करेक्ट पॉसिबल, तो एक ही आंसर है, उसमें क्या तकलीफ है? हो सकता कंफ्यूज है, करने के लिए मल्टीपल करेक्ट डाल दिया है। एकदम होता है भाई, ये तो जेई एडवांस वाले लोग यही सब तो करते हैं। उस 4 ऑप्शन में से लगातार 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। आधा जनता उसी में कन्वेयर, ऐसे कैसे हो सकता है? पहला सवाल का भी एक ही आंसर है जबकि मोर देन वन करेक्ट है, दूसरे का भी ऐसा कैसे हो सकता है, तीसरे का भी ऐसा। आधा दिमाग उसी में खराब होता है, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। एक्चुअल में कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है, लेकिन फीलिंग हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। हो सकता है ऐसा। मल्टीपल करेक्ट एक ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बोलो। 257 तो 257 257 अनूप बनाया है भाई इधर कि ये भी छोड़ दिया है? बनाए सर। चलो ओके। 257 में यार ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास में नहीं बताया क्या ऐसा सवाल? तो इसका हाँ, ए होना चाहिए, लेकिन डी दिया हुआ है। इसका मिनिमम हीट ऑफ डिसोसिएशन बोला तो सबसे पुअरेस्ट बॉन्ड ए आंसर होना चाहिए इसका। हाँ ए आंसर होना चाहिए। तो डी दिया हुआ है इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड जो बनेगा वो ऑप्शन ए में बनेगा, क्योंकि BF3 में बैक बॉन्डिंग काफी इफेक्टिव होगा,
तो उसका लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे लोएस्ट होगा। शायद इस तरह का सवाल क्लास में कराया था कि लोएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे निकल के आएगा, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे कम आएगा, और जितना वीकर बॉन्ड हीट ऑफ डिसोसिएशन उतना ही कम होना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट? क्वेश्चन 260 से रिलेटेड एक पूछना था क्वेश्चन। क्वेश्चन 260 से रिलेटेड एक क्वेश्चन हाँ पूछना बोलो था। बोलो। तो हम लोग जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है उसको हाँ। सिग्मा बॉन्ड जैसा कंसीडर करते हैं क्या? उसको सिग्मा बॉन्ड के जैसा कंसिडर करते तो नहीं है, बट मतलब उस पार्शियल बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग सिग्मा ही बॉन्ड है एक तरीके से। मतलब उसको कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि वो सिग्मा बॉन्ड है। ब्रिज बॉन्ड में कहीं भी प्रिसाइजली मेंशन नहीं किया गया कि वो सिग्मा बॉन्ड है, बट उसको लिया जाता है क्योंकि जैसे मतलब सिग्मा बॉन्ड क्या है, एग्जैक्टली क्या है ये चीज बताओ। दो एटम्स का ऑर्बिटल्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है। तो जो बॉन्ड बन रहा है वो बेसिकली दो एटम्स के बीच में बन रहा है, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें अगर दो एटम्स कंसिडर करें, मान लो ऐसा डायग्राम मेंशन करके चल रहे हैं हम लोग कि बोरोन है, यहाँ के साथ एक हाइड्रोजन या दूसरा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। लेकिन इसीलिए तो हम लोग ये टर्म बनाना बॉन्डिंग बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है, उसको नया नाम दे दे रहे हैं हम लोग बनाना बॉन्डिंग। उसका शेप बिल्कुल अलग टाइप का है। अब वैसे तो जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो इसी टाइप का होता है कि यहाँ से कोई एक एटम है और उसके अलावा दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको सिग्मा बॉन्ड तो नहीं बोल सकते, वो इंट्रैक्शन है, तो इसलिए कहीं सिग्मा बॉन्ड वर्ड मेंशन नहीं किया जाता है। उसका नया ही नाम है बनाना बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्ड बोलना गलत होगा। हाँ, ऑल्दो ये चीज है, जैसे शायद तुम्हारा ये डाउट हो सकता है कि सर फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग sp2 से sp3 क्यों जा रहे हैं। यस सर, यही पूछने वाले थे। हाँ, ये हो सकता है डाउट। तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन जो चीज है, ये सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था हाइब्रिडाइजेशन में? सबसे फर्स्ट पॉइंट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता नहीं मालूम, लेकिन चीजों को थियोरेटिकली आसानी से समझने के लिए चीज बोल दिया गया है। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन अपने शेप वाले पार्ट को डिटरमाइन कराने के लिए काफी इजी है। तो जैसे पहले हम लोग का BH3 वाला जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से प्लानर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही B2S6 आता है तो बॉन्ड एंगल और सारे एटम्स के रिलेटिव पोजीशन को अगर कंसिडर करें तो टेट्राहेड्रल शेप आता है। अब टेट्राहेड्रल शेप को कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रिलेट कर पाएगा, तो एक ही ऑप्शन अपने पास sp3 वाला पार्ट। तो इसलिए बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक यूनिट बढ़ गया। बेसिकली शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हर एक एटम्स के न्यूक्लियस को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं, हम लोग प्रोटॉन को देख के मेजरमेंट करते हैं सारी चीजों का। तो प्रोटॉन का रिलेटिव पोजीशन जैसे H2O है, तो एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन तीसरा प्रोटॉन ऐसा दिखाई देगा। अगर NH3 है या CH4 है, तो CH4 वाले पार्ट में हम लोग को प्रोटॉन वाले पार्ट ऑलमोस्ट इस टाइप के रिलेटिव पोजीशन में दिखाई देंगे, जो कि कनेक्ट करने पे एक टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्मेशन कराता है। तो जो शेप है वो हम लोगों का टेट्राहेड्रल के जैसा आता है। इसके वजह से हाइब्रिडाइजेशन को sp3 कंसिडर करते हुए काम करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड भले ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में एक यूनिट हम लोग इंक्रीमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में ऐसा बोलते थे कि हाँ भाई हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर से हम लोग ये काम करते हैं, स्टेरिक नंबर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करते हैं। तो यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड है नहीं, लोन पेयर भी नहीं है, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा क्यों कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन शेप से हाइब्रिडाइजेशन को रिलेट करो रेदर देन ये सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट। जैसे एक छोटा सा पार्ट होगा, आगे मेंशन करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल वाले पार्ट में अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इंजीनियरिंग वाले पार्ट में अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एंगल 120 का 120 रह जाता है। तो अगर बॉन्ड एंगल 120 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 के जैसा कंसिडर करते हुए काम करेंगे, ना कि sp। इनफैक्ट अगर ये स्ट्रक्चर है C ट्रिपल बॉन्ड C+, तो यहाँ वाले पार्ट में जो हाइब्रिडाइजेशन है ये पार्ट sp कंसिडर किया जाता है, ना कि s। ऑल्दो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, एक ही सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp ही बोला जाता है। ठीक है, और कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 में डाउट है। राज गैसेस से नहीं हो पाएगा लगता है तुमको? एक्सरसाइज 2 में कोई क्या डाउट है बोलो। सर 272 का डी एक बार बता देते हैं। एक सेकंड पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। 272 का डी, इट इज वीकर लेविस बेस देन ट्राई मिथाइल अमाइन। ट्राइसिलाइल अमाइन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स फॉर ट्राइसिलाइल अमाइन। ट्राइसिलाइल अमाइन का क्या मतलब है? SiCH3 होल साइज। ये क्लास में डिस्कस किया था, ट्राई मिथाइल अमाइन और ट्राइसिलाइल अमाइन, SiS3
पोल थ्राइस बोला भी था, प्लानर मॉलिक्यूल होता है। तो नाइट्रोजन वाले पार्ट में 3 SiS3 है अगर, तो 3 SiS3 वाले पार्ट में हम लोग के पास वैकेंट d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। वैकेंट d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करने की वजह से बैक बॉन्डिंग होगा, और अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो उसके वजह से आराम से इसका लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है। इनफैक्ट इतना लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है कि हाइब्रिडाइजेशन में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, प्लानर मॉलिक्यूल आता है। तो अगर लोन पेयर है नहीं, इसका मतलब बेस नहीं कहलाएगा, तो लेविस बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मिथाइलमाइन, ट्राई मिथाइलमाइन, NCH3 CH3 CH3। लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, आराम से डोनेट किया जा सकता है। इसका मतलब ट्राई मिथाइल अमाइन वाले पार्ट का बेसिक स्ट्रेंथ कैरेक्टर, लोन पेयर देने की टेंडेंसी लेविस बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट विल बी हायर देन ट्राइसिलाइल अमाइन, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। जो ही शायद उस ऑप्शन में दिया है, इट इज अ वीकर लेविस बेस देन ट्राइमिथाइलमाइन, सही ऑप्शन दे रखा है। ट्राइसिलाइलमाइन में बैक बॉन्डिंग की वजह से लोन पेयर डिलोकलाइज्ड रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। और कोई डाउट? सर N2F3 प्लस का स्ट्रक्चर क्या होगा? N2F3 प्लस ये कोई पहले भी हमसे पूछा है शायद से, कोई पूछा है ना पहले ये स्ट्रक्चर? यस सर, हम ही पूछे थे। ओके, जैसे मान लो पहले तो N2 बना दिए, तो N2 वाले पार्ट का स्ट्रक्चर हम ऐसा मेंशन कर दिए, F3 प्लस दिया, तो एक फ्लोरीन एक तरफ दिए, दूसरा फ्लोरीन दूसरे तरफ दे देते हैं। एक फ्लोरीन बचा, फ्लोरीन 2 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो फ्लोरीन को बीच में डालना तो इलॉजिकल होगा, तो फ्लोरीन को एक ही साइड डालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्लोरीन वाला पार्ट सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन को 2 बॉन्ड बनाना है तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक प्लस चार्ज देते हुए बॉन्ड बना सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज है, आइदर F प्लस बना लो और यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाल दो, एक पॉसिबिलिटी, और जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड डालेंगे यही हम तो पूछे थे। हाँ, कोऑर्डिनेट F बॉन्ड प्लस जैसे ही किसी भी बन बनाएंगे तो सकता यहाँ है। प्लस चार्ज बनेगा और यहाँ माइनस चार्ज बनेगा, तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले पार्ट की जगह पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। आइदर ये काम कर लो कि F प्लस बना के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो, या फिर N प्लस बना के नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, 5 के जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन हटा के 4 इलेक्ट्रॉन डाले, और 4 इलेक्ट्रॉन से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, 3 बॉन्ड बना और एक चौथा फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया N प्लस के फॉर्मेट में, N2F3 प्लस स्ट्रक्चर। अरविंद पूछ रखा है ये स्ट्रक्चर शायद, हमको जहाँ तक ध्यान है। और कोई डाउट? 274 274 किस में डाउट है? 274 में डाउट नहीं होना चाहिए, 274 के हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया है हम लोग बैक बॉन्डिंग में। पहला कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा, दूसरा पिरामिडल शेप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सारा तो डिस्कस किया। 1:1 कॉम्प्लेक्स का मतलब 1:1 कॉम्प्लेक्स का मतलब एक HCl के साथ कितना NOH रिएक्शन करेगा? बताओ भाई, एक HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कितना NaOH रिएक्शन करेगा? एक। तो 1:1 रिएक्शन। तो जब लेविस एसिड लेविस बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो 1:1 जब रिएक्शन हुआ तो 1:1 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, क्योंकि लेविस एसिड और लेविस बेस मिलके कॉम्प्लेक्स या फिर एडक्ट का फॉर्मेशन कराते हैं, तो 1:1 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, और कोई डाउट? जल्दी बोलो भाई, और कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 का 22। एक्सरसाइज 2 का 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ अच्छा ऑर्डर ऑफ ही नहीं है इससे, चलो ओके। ठीक है, और कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 2 का 112। एक्सरसाइज 2 का 112 क्या है भाई? 112, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन H3SiNCO। ये मॉलिक्यूल कहीं बताए थे क्या तुम लोग क्लास में? बताया तो है, कहाँ पे बताए ये बताओ। यस सर, लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल है, बैक बॉन्डिंग में बताए थे। सर मेरा 16 आ रहा है, लेकिन इसका दिया हुआ आंसर 20 है। ओके, देख लेते हैं क्या था स्ट्रक्चर भाई। SI
H3SiNCO, यहाँ पे S है SiNCO और 3 हाइड्रोजन। सवाल क्या पूछा है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आप बंद कर दे इसको। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन, तो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिख रहा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिख रहा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिख रहा, उसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा, तो कितना हो गया टोटल? 6 इधर, 6 2 8, 8 4 12, 12 4 16, और उसके अलावा नाइट्रोजन का लोन पेयर वाला पार्ट, क्योंकि लीनियर शेप है, तो लीनियर शेप होने का क्या मतलब है कि बैक बॉन्डिंग में बहुत ही इफेक्टिवली जा रखा है। अगर बैक बॉन्डिंग में इफेक्टिवली नहीं जाता तो हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करना पड़ता, और अगर हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करना पड़ता इसका मतलब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता। लेकिन अगर लीनियर शेप है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं कर सकते इसको, तो बॉन्डिंग में जा रखा है, तो इसको भी हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हुए काम करते हैं। तो 4 4 के अलावा 4 8, 8 के अलावा 4 12, 12 और 6 18 होना चाहिए आंसर। 18 20 दिया हुआ है। 20 कौन से एंगल से दिया है भाई? 6 6 2 8, 8 2 10 तो 12, 4 16 तो 18 ना, 20 तो किसी भी एंगल से नहीं आ रहा। 18 आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है 18। और कोई डाउट? 157 157 सारा खत्म कर दिया क्या भाई बुकलेट? एग्जाम से पहले सब पूरा ट्राई किए थे करने का, बहुत सॉल्व किए, फिर भी इतना खराब नंबर आया। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत। कौन से एग्जाम से पहले? तो आप ही जो करवाए थे अच्छा केमिकल बॉन्डिंग का, तो उस टाइम पे तो पूरा बनाना भी नहीं था एक्चुअल में। उस टाइम तो हम तुमको बताया नहीं तुम क्या क्या गलती किया है। यस सर। अच्छा हाँ, तुम लोग का जो ये होना था, जो तुम लोगों का ये क्यूमुलेटिव टेस्ट होने वाला था, उसको फिर हम रोक दिए क्योंकि सिलेबस बना के भेज नहीं पाए थे। तो तुम लोग का हर मंथ के एंड में एक क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा, तो वापस तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर चौथे वीक में तुम लोग का फुल सिलेबस टेस्ट होगा। तो इस मंथ का जो टेस्ट है उसको पोस्टपोन ही कर दिया है, सीधा 1 महीने बाद तुम लोग का फुल सिलेबस टेस्ट होगा। जो भी शुरू से पढ़ाई हुआ है, जहाँ सही से भी शुरू से पढ़ा हुआ है, सबका टेस्ट आएगा। केमिस्ट्री में अप टू गैस स्टेट, फिजिक्स में मेरे हिसाब से वर्क पावर एनर्जी खत्म हो जाएगा उतना, अगर उसके बाद सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया तो सेंटर ऑफ मास, और मैथ्स में फंक्शन, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, पता नहीं सर तुम लोगों का सिलेबस हमको लगता है सब आएगा, सब जो पढ़ा है सब आएगा। मैथ्स से हमको लगता है तुम लोग 6 महीने में खत्म हो जाएगा मैथ्स पूरा। बोलो 157 में कौन सा डाउट? सर बी का पी कैसे होगा? बी का पी कैसे होगा? ड्यू टू 1 है ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर ही डिफरेंट है, बॉन्ड ऑर्डर ही डिफरेंट है, तो हम लोग एबीएमओ इलेक्ट्रॉन को लेके चलेंगे क्यों? ठीक है वो तो नहीं, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है वैसे? एक में दूसरे के मुकाबले एबीएमओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एबीएमओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जैसे हम लोग का जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग उसी को हटा सकते हैं। यस सर। तो दोनों में अगर 14 इलेक्ट्रॉन होता तो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर आता, लेकिन इनों में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है? तो एबीएमओ वाले पार्ट में। इसीलिए इस क्वेश्चन में इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। 2 डिफरेंट एकदम बिल्कुल यूनिट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब एक जगह मान लो सिग्मा वाले पार्ट में कहीं 2p ऑर्बिटल या फिर सिग्मा में कहीं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा होता है और कहीं पे कोई हायर एनर्जी का बॉन्डिंग फिल हो रहा होता है, तब ये कमेंट नहीं देना सही होता। लेकिन यहाँ पे दोनों मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसा बहुत एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट ऐसा कंसिडर करते हुए चल रहा है कि हम लोग जो डायग्राम है उसमें पी वाले पार्ट के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में वैलेंस शेल बनाते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। उसके वजह से इस टाइप का ऑप्शन दे रखा है। थोड़ा गड़बड़ ऑप्शन है। ड्यू टू 1 हैव ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देन अदर। तो ग्रेटर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वैसे बोलने का रीजन ये है
यहाँ पे सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर में एक जगह थोड़ा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बट अगर मान लो जैसे तुम्हारे जो लॉजिक के हिसाब से चल रहा है और वो एकदम सही भी है, होना नहीं चाहिए, मान लो ऐसा होता है कि हम लोग O2 से रिलेट कर रहे हैं इसको, तो O2 से N2 को कैसे रिलेट करें? O2 में अलग डायग्राम चल रहा है, O2 में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, बट हो सकता है N2 में उसका आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट कम निकल के आए, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन कर दें यहाँ पे, ड्यू टू वन हैव ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस पी ऑर्बिटल, या वैलेंस पी ऑर्बिटल तो नहीं बोलना चाहिए होगा, वैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेट, अगर ऐसा वर्ड यूज कर ले, वैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेट, तब उस केस में फिर ज्यादा प्रिसाइज ऑप्शन बोला जा सकता है, ज्यादा अच्छे तरीके से इसका आंसर बनाया जा सकता है। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट पूछना है तो बताओ। सर बुकलेट 1 में है। एक सेकंड, कौन सा बुकलेट? 1 में है। बुकलेट 1 में डाउट है। ज्योत्सना कुछ पूछ रही थी, बोलो। सर BF3 को जब पानी में डालते हैं तो ये BF4 कैसे बनता है? BH3 को पानी में डालते हैं तो BF4 माइनस कैसे बनता है? BF3 को पानी में डालने पे BF4 माइनस बनता है, ये बोल रहे। BF3 को पानी में डालते हैं तो ये बनता है, ऐसा तो नहीं सुने। It forms BF4 minus when hydrolyzed in water. अच्छा, केवल इतना ही स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ये नहीं बनता। बैक बॉन्डिंग का सवाल है 267। नहीं, बैक बॉन्डिंग का सवाल तो ठीक है, लेकिन इसमें साथ ही साथ H3BO3 बनना चाहिए। बनता तो H3BO3 जो हमको पता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोली? 267। एक्सरसाइज कौन सा? वही पहला वाला एक्सरसाइज का? यस सर। तो विल नॉट बी ट्रू बोला, ये आंसर है ना? टू 267 का आंसर डी दे रखा है ना? बी दे रखा है। इट फॉर्म BF4 माइनस व्हेन हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। मतलब एक्चुअल में ठीक है BF4 माइनस बनेगा, लेकिन साथ ही साथ ये बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। हम लोग हाइड्रोलिसिस में डिस्कस भी करते हैं इस चीज को। BF3 को जब वाटर में डालेंगे तो ये बन सकता है। अब उसका एक काउंटर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा भी नहीं, बट ऐसा समझ लो। जैसे मान लो, मेरे हिसाब से तो अच्छा सवाल नहीं दे रखा है, बट ठीक है, अभी के लिए ऐसा डिस्कस कर सकते हैं। जैसे H2O को इसमें ऐड किया है, मान लेते हैं ऐड किया, तो एक H2O जब ऐड करेंगे तो बेसिकली H प्लस और OH माइनस में ये OH माइनस वाला पार्ट ऐड अप होगा, और यहाँ से F माइनस हट जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस का एक सिंपल सा स्टेप कंसिडर कर सकता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। तो बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन जो था, उसके जगह पे मान लो एक OH आ गया, तो सिमिलर टाइप से दूसरी जगह पे दूसरा OH आ सकता है, तीसरी जगह पे तीसरा OH आ सकता है। तो यहाँ से बेसिकली एक F माइनस हटेगा जब एक OH माइनस ऐड होगा, तो दूसरी जगह से दूसरा F माइनस हटेगा, दूसरा OH माइनस ऐड होगा। तो इस तरीके से अगर BF3 का रिएक्शन हम लोग 3 H2O के साथ कराएं, तो वहां से हम लोगों के पास आराम से BOH होल थ्राइस बनेगा, और साथ ही साथ 3 F माइनस बनेगा। और उसके बाद इसी में से अगर एक F माइनस वाला पार्ट BF3 के साथ कंबाइन कर गया, तो BF3 प्लस F माइनस ये पार्ट आराम से BF4 माइनस वाले पार्ट का फॉर्मेशन करा सकता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन ये मतलब बाई प्रोडक्ट बन रहा है, मेन प्रोडक्ट ये नहीं। हाइड्रोलिसिस होगा तो H3BO3 बनना चाहिए। बाई प्रोडक्ट में इनडायरेक्टली बन रहा है, बट डायरेक्टली नहीं बन सकता। उसमें भी अगर वाटर ज्यादा है, तो वाटर ज्यादा होने पे तो ये भी नहीं बनेगा, BF4 माइनस भी नहीं बनेगा, तब H3BO3 ही बनेगा। और कोई डाउट? बुकलेट 1 में क्वेश्चन 36। बुकलेट 1 में क्वेश्चन 36। क्वेश्चन नंबर 36 में which orbitals are involved in banana bonding in Al2CH3 whole thrice? कौन कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में जा रहा है? sp3 तो और क्या आंसर देंगे इसमें? इसी वजह से सवाल पूछा गया तुम। तो मतलब
हमको लगा कि एयर में वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ठीक है, वैकेंट पी ऑर्बिटल तो है, लेकिन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आंसर दिया करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 कंसिडर कर रहे हैं मतलब 4 ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे sp3 वाला पार्ट, ऐसा हम लोग बोलते हैं। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किए तो sp3 का मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहे होंगे, तो 4 ही बॉन्ड बन रहा है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पार्ट आएगा। और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? सर आप वो पता करने बोले थे कि लैटिस एनर्जी और पोलराइजेशन हाँ, ऑफ एक सवाल और दिए थे भाई, लैटिस एनर्जी और ये फाजांस रूल, दोनों एक ही चीज को रिलेट कर रहा है बेसिकली, दोनों को रिलेट करने का तरीका एक ही होता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन को क्यों शो कर रहा है? एक आयनिक बॉन्डिंग को ज्यादा फेवर कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करा रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, पता चला कुछ? तो पता तो नहीं चला, लेकिन अपना एक थ्योरी देना चाहते हैं। बोलो। तो मतलब अगर हम लोग लैटिस एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग 2 एटम्स है, उसमें क्या चार्जेस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन पोलराइजेशन जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस और चार्ज कंसिडर करते हैं, इसलिए हो सकता है कुछ डिफरेंस हुआ नहीं, हो। जब हम लोग लैटिस एनर्जी कंसिडर करते हैं तो लैटिस का फॉर्मेशन, जैसे एक NaCl है तो एक NaCl लैटिस बना सकता है क्या? नो सर। लैटिस बनाने के लिए बहुत सारे आयंस चाहिए, तो वहाँ पे जब हम लोग ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं लैटिस एनर्जी, तो ऑलरेडी बहुत सारे आयंस के बीच का इंट्रैक्शन एक ही बार में देख रहे होते हैं, मतलब एक सॉलिड स्ट्रक्चर की बात करते हुए हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं। जबकि फाजांस रूल जब अप्लाई करने बोलते हैं तो फाजांस रूल में हम लोग गैसियस स्टेट के पार्ट को कंसिडर, मतलब एक सिंगल अगर आयन हुआ NaCl का एक सिंगल आयन हुआ तब के इंट्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो एक सिंगल अगर आयन है, जब तक जैसे NaCl गैसियस स्टेट में है तब तक वो कोवेलेंट के जैसा कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो उससे कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग डोमिनेटिंग मानते हुए चल रहे हैं। अगर LiCl है तो LiCl काफ़ी ज़्यादा कोवेलेंट नेचर का हो जाता है, बहुत सारे मॉल जैसे BeCl2 तो कोवेलेंट ही मॉलिक्यूल के जैसा एग्जिस्ट करता है, तो अगर BeCl2 कोवेलेंट नेचर का एग्जिस्ट कर गया तो वो आयनिक बॉन्ड में या लैटिस में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, उससे पहले उसका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई आयनिक कैरेक्टर नहीं आया तो फिर बहुत सारे आयंस के साथ इंट्रैक्शन होकर के तो अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट करेगा। तो है सेम ही चीज़, लेकिन अलग अलग स्टेजेस के लिए कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। तो अगर अलग अलग स्टेजेस के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो जो फैक्टर्स हो भले ही एक ही जैसा दिख रहा है, लग रहा है कि सेम टाइप का, लेकिन एक स्टेज में दूसरे जैसा बिहेव कर रहा है, दूसरे स्टेज में दूसरे जैसा बिहेव कर रहा है। एक बार हम लोग एक स्टेज क्रॉस कर गए तब उसके बाद फिर हम लोग को पुराने स्टेज से कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर हम लोग को दूसरे स्टेज से मतलब रहेगा, बस एक छोटा सा वेरिएशन उसमें, अदरवाइज फिर सिमिलर टाइप की चीजें। ठीक है, एक ज्योत्सना का भी सवाल था यार, एक और ज्योत्सना का। चीज पूछना था। हाँ, तो ये पूछना था कि पोलराइजेशन में हम लोग कंसिडर करते हैं कि कैटायन अपने तरफ एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है, ठीक है। लेकिन सर एनायंस जो होता है वो जनरली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम्स फॉर्म करता है, तो फिर वो हाँ, कैसे खींचने दे रहा है व्हाट इज अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी ऑफ The एन tendency एटम to pull electron towards it. द टेंडेंसी टू पुल फुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर The इफेक्ट, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। तो जो Z इफेक्टिव है वो तो है उधर साइड, लेकिन वो न्यूट्रल एटम में होता है। जैसे मान लो कोवेलेंट बॉन्ड बना तो एक न्यूट्रल एटम इस तरह के टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो एक का साइज अपने नॉर्मल से छोटा हो गया, मतलब उसका Z इफेक्टिव ज्यादा हो गया, और दूसरे का साइज अपने नॉर्मल से बड़ा हो गया, उसका Z इफेक्टिव कम हो गया है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी है वो काफी रिड्यूस कर जाती है, जितना होता है उससे कहीं ज्यादा रिड्यूस कर जाती है। तो इस वजह से हम लोग दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे पा रहे होते हैं। और ऐसा नहीं बोले हम लास्ट क्लास में कि जैसे ऊपर एक कहीं पे क्वेश्चन में दे रखा था, मतलब बहुत पहले पीरियोडिक टेबल में, कि एक आयन का, कटायन का भी साइज अनायन से बड़ा हो सकता है। तो जब कटायन का साइज वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा तो उसमें पोलराइजेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, उल्टा होने लगेगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, हम लोग मान के चलते केवल कटायन ही पोलराइज कर पा रहा है चीज़ों को। अब मान लो जैसे उल्टा केस हुआ कि कटायन का साइज बड़ा हो गया और अनायन का साइज छोटा हो गया, अब यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट वैलिड होगा
कि सर अनायन तो जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, तो अपना इलेक्ट्रॉन वैसे भी नहीं देना चाहेगा, और कटायन का साइज भी लार्जर है, तो भले ही उसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया बट लार्जर साइज होने की वजह से वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा। तो हायर साइज और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट, पोलराइजेशन जैसे CSF है तो पोलराइजेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बाद भी अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो जेड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल स्टेट में अलग चीज़ होता है, वहाँ कंपैरिजन करना अलग होता है, जबकि एक चार्ज स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर करना काफ़ी अलग केस होता है, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस होता है इसमें। ज्योत्सना का भी लास्ट क्लास में एक सवाल रह गया, तो सवाल हमको ध्यान नहीं था, हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को आराम से कंसिडर करके आएंगे, देख के आएंगे, ठीक है। और कोई डाउट? चलो ठीक है, आज की क्लास में मजा आया हमको डिस्कशन करके। तो एक है डाउट, बोलो। तो पोलराइजेशन को हम लोग आयनिक बॉन्डिंग से रिलेट करते हैं, हाँ, और लंदन फोर्सेस को कोवेलेंट बॉन्डिंग से रिलेट करते हैं। हाँ, तो एक लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि लंदन फोर्सेस आर अफेक्टेड बाय पोलराइजेशन, ऐसा कैसे हो सकता है? लंदन फोर्सेस में लाइन दिया हुआ है कि लंदन फोर्सेस आर अफेक्टेड बाय पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ ठीक है, तो सही तो दिया है। तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे जैसे पोलराइजेशन का बेसिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्ट होना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्ट होना। तो जो हम लोग आयनिक बॉन्डिंग की बात करते हैं, वहाँ पे एक सिंगल आयन दूसरे सिंगल आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आयंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पे आयंस का डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो रहा है। और अगर ढंग से कंसिडर करो तो ऑलरेडी चीजें डिस्टॉर्टेड है, हम तो उसको स्फेरिकल शेप में डाले, बट जैसे मान लो Br2 है, तो Br2 स्फेरिकल शेप नहीं होगा, एक Br जब दूसरे Br के साथ कंबाइन करेगा तो शेप वाला पार्ट ऑलरेडी थोड़ा इस फॉर्मेट में निकल के आएगा, तो वहां से अगर रिपल्शन होगा तो इधर के इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट दूसरे तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ का डिस्टॉर्शन थोड़ा अलग नेचर का है, उधर का डिस्टॉर्शन थोड़ा अलग नेचर का। और यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, ये डिस्टॉर्शन का एक जनरलाइज मीनिंग है पोलराइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन मतलब पोलराइजेशन। यहाँ का जो डिस्टॉर्शन वाला पार्ट है, इसमें कहीं भी ओवरलैपिंग टाइप का पार्ट नहीं आ रहा, जबकि आयनिक कंपाउंड में डिस्टॉर्शन में हम लोग का ओवरलैपिंग एरिया भी कुछ कुछ एग्जिस्ट करना शुरू कर जाता है। वो भी एग्जिस्ट करता है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स उससे रिलेट किए जा सकते हैं, तो बोला जाता है कि हाँ भी कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। हो सकता है ऐसा हो, हमको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम इनफैक्ट जैसा ऐसा है। अगर सामने वाला पार्ट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हुआ तो हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करना शुरू कर रहा हो सकता है एक पॉसिबिलिटी हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करे, हो सकता है ऐसा पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़े ना ओवरलैप करना चाहेगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग के कंसेप्ट को कंसिडर करते चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग वाले पार्ट की बात कर रहे होते हैं। और कोई डाउट? चलो भाई, आज को मजा तो बहुत आया, लेकिन तुम लोग का एक दिन का क्लास थोड़ा हैम्पर हो गया, तो इस दिन का क्लास हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वीक में 2 ही दिन क्लास लग रहा है केमिस्ट्री का, तो इसका क्लास हम किसी दिन तुम लोग का एडजस्ट करके लगाएंगे। स्कूल वगैरह चल रहा है कि बंद हुआ तुम लोग का स्कूल? चल रहा है सर। सर क्लास बंद हो गया, खाली टेस्ट शुरू हुआ है। हाँ, अप्पा में टेस्ट शुरू हो गया, क्लास बंद हो गया, तो चलो ठीक है। कल मेरा साइंस का था और मैं इधर हूँ अब तक। ओके, तो ठीक है, काम करते हैं, किसी दिन हम देखते हैं, अगर हो सके तो जैसे शाम में जो ये अंकुर सर का जो क्लास होगा, अंकुर सर शायद काफी आगे तक पढ़ाए भी, तुम लोग को बोले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बोल भी रहते हैं एक वीक तुम लोग का क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए टाइम देंगे, उसके बाद हम आराम से वापस से क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो उनका क्लास किसी दिन एडजस्ट करना होगा तो हम केमिस्ट्री का क्लास उस दिन लगा देंगे, गिवन दैट ज्योत्सना का बायो का क्लास ना हो उस दिन। और तुम लोग का जो आज का क्लास थोड़ा बहुत, क्लास तो खैर मिस नहीं हुआ, इंटरेक्शन हुआ है तो हमको तो मजा ही आया। खैर मेरा भी बहुत सारा बुकलेट में करेक्शन हो गया, हमको खुद से बैठ के नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ ठीक है, हम इसके बदले में गैस स्टेट का एक दिन क्लास लगा देंगे तुम लोग का एक्स्ट्रा, ताकि तुम लोग का गैस स्टेट का पूरा टॉपिक वापस से जैसा हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टॉपिक, उसके हिसाब से कवर हो जाए। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास एंड करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।